नीट में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, तो उसने मोमेंट पूछा, मोमेंट मतलब वही टॉर्क, ठीक है, जो टॉर्क हम लोग निकालते हैं, टॉर्क का मतलब आर क्रॉस एफ। तो उसने आपको फोर्स तो डायरेक्टली दे रखा है, और उसने कहा ये फोर्स किस पॉइंट पर है, 2 0 और -3 पर, और जो टॉर्क आपको निकालना है वो किसके अबाउट, अबाउट द पॉइंट 2 -2 -2, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे अगर हम डायग्रामेटिकली आपको दिखाएं तो कुछ ये सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा हो गया, अबाउट द पॉइंट 2 -2 -2, ठीक है। और जो फोर्स है वो इस पॉइंट पर है, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है 2 0 -f। अब ये r क्या होता है, देखो वो मैग्नीट्यूड में था, r क्रॉस f बता रहे हो ना तुम, क्या बता रहे हो ये भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी बोल डालते हैं। आर क्रॉस एफ तुमने बताया ना, मैंने पूछा टाउ क्या होता है, आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ में आर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होती, वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे जब आपको बताया गया था तो उसमें टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ कहा गया था, तो आर पोजीशन वेक्टर होता है ना फोर्स का, जो डायग्राम आपको दिखाया गया था कि ऐसे यहां पर फोर्स लग रहा है और यहां पर इस पॉइंट के अबाउट इसका रोटेशन है, और ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये आर वेक्टर था और ये फोर्स था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी, लाइन ऑफ एक्शन को जब हम ऐसे बढ़ाते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, तो आर परपेंडिकुलर ये होता है, और ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, तो उसी का कंपोनेंट इधर आता है। तो हम यहां पर आर को परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स बोलेंगे ना। तो इसका मतलब अगर इसके अबाउट आपको निकालना है और फोर्स यहां पर है, तो आर जो होगा उसका हेड रहेगा जिस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं। आप देखो जिस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं आर का हेड वहां है, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं टॉर्क उसका टेल रखते हैं उस पॉइंट पर, ठीक है, आर का। तो यानी कि जो ये यहां पर वेक्टर दिख रहा है, हेड यहां पर टेल यहां पर, इसके अबाउट आप निकाल लें, जैसे इसको मान ले ओ पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं इस फोर्स का, तो ये बनेगा आर वेक्टर, ठीक है। अब आपको आर वेक्टर अगर पता हो जाए तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। तो हम आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, कहां पर पढ़ा था, पढ़ते लिखते कुछ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में लास्ट में बताया था ना, और हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुमने सोचा इसको भूल ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हटाओ इनको। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि जिसको आपको याद रखना है और वो कई जगह पर यूज हो सकता है, इसीलिए उसको इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कहीं कहीं पर यूज होता रहता है, तो आपको याद रखना है उस चीज को। तो आर जो है वो हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वो हमने कैसे निकाला था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जैसे ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो एक्स पहला कंपोनेंट एक्स होता है ना, तो हम लिखेंगे 2 -2, और यहां पर लिखेंगे आई कैप, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम ब्रैकेट में प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 0 फाइनल माइनस इनिशियल, तो मतलब हेड की तरफ जो है उसे फाइनल लेंगे, तो 0 माइनस, अब माइनस लगाया, अब 0 माइनस, ये -2 करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम पूरा लिखेंगे नहीं, अब आपको याद रखने की हैबिट डालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जाओ, फिर से पढ़ो, फिर से वापस आओ। तो 0 + 2 हो गया यहां पर, और प्लस, फिर हम यहां पर फाइनल रखेंगे -3, तो ये हो गया -3, और फिर माइनस साइन पहले लगा देंगे, फिर देखें क्या लिखना है -2, तो माइनस जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर क्या रख देंगे के कैप, ठीक है। तो ये जो आर पोजीशन वेक्टर है इसकी वैल्यू यहां पर क्या आ गई, दिस इज, ये हो गया 0, तो 0 आई कैप एंड फिर प्लस 2j कैप, 2j कैप और माइनस के कैप, माइनस के कैप आ गया, और एफ आपको पहले से दे रखा है, तो अब आपको निकालना क्या है टॉर्क, तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर वेक्टर पहले रखना है, पहले तो यहां पर आई लिख दो, जे लिख दो और के लिख दो, ठीक है। देन आर की वैल्यू पहले रखना है, तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, फिर एफ रखना है 4 5 6, 4 5, लेकिन 6 क्या है माइनस में, ठीक है। इतना काम करने के बाद आगे का काम हमें पता है क्या करना, आई लिखना है, फिर हमें जे लिखना है, और फिर हमें के लिखना है, ब्रैकेट बनाते जाएंगे और प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में रख लेंगे।
इसके बाद हमें i का कोफिशिएंट रखना है, क्या होगा, तो i वाले को क्लोज करेंगे, यहां पर इससे इस पहले कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -12, तो यहां रखेंगे हम -12, ठीक है, और तुरंत साइन लगा देंगे माइनस का, तब आगे मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, -5, जब यहां -5 रखने आएंगे तो माइनस पहले से लगा देखा, प्लस कर दिया हमने, क्या हो गया, +5। इसके बाद फिर j वाले को क्लोज करेंगे, फिर 4 कॉर्नर्स दिखेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तुरंत माइनस लगा दिया हमने, फिर 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, यहां रखना है माइनस, लेकिन पहले से माइनस लगा है तो उसको प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि -4 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और फिर k कैप, इसको क्लोज करेंगे, फिर से यहां पर ये वाला मल्टीपल 0 होगा, 0 कर दिया यहां पर, और ये क्या हो जाएगा, -8, ठीक है, माइनस पहले लगा दिया करो, मैंने नहीं लगाया था अभी, माइनस, और फिर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 8, तो ये आ गया, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, -7 i कैप, -4 j कैप एंड -8 k कैप। -8 k कैप, -7, -4, -8, फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा ना, यहां पे, हाँ, जैसे ये r क्रॉस f है, तो पहले आपको r के कोफिशिएंट लिखने हैं, 0 to n -1, और फिर f लिखने हैं। अगर आपने f पहले लिख दिया, r पहले बाद में लिखा, उल्टा कर दिया आपने, तो यहां पर क्या होगा, ये सारे प्लस में आ जाएंगे, और कुछ चेंज नहीं होगा, आएगा 7 ही, आएगा 4 ही, आएगा 8 ही, लेकिन रहेंगे सारे वो प्लस में हो जाएंगे। तो बाई चांस कभी एग्जाम में अगर आपसे कभी ऐसा हो जाए कि आपने जल्दबाजी में इसको सॉल्व कर दिया, अब आपने यहाँ r और f लिखना था और आपने लिख दिया f और r, लेकिन जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आपको याद आ गया कि हमने गलत कर दिया, यहाँ पर उल्टा कर दिया, तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर याद आ गया तो, घर पे याद आया तब तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, वहां याद आ गया कि हमने गलत सॉल्व कर दिया, हमने उल्टा रख दिया, तो आपको दोबारा नहीं सॉल्व करना है, बल्कि आपको उनके साइन चेंज कर देने हैं बस। जैसे मान लिया यहीं पर हम r ऊपर यहाँ पर नीचे रखते और f ऊपर रख देते, सॉल्व करते तो सारे प्लस में आ जाते, फिर हम देखते यहाँ पर कोई प्लस वाला है ही नहीं, तो हमारे दिमाग में आता कि क्या गड़बड़ हुआ, तब अचानक से मान लिया हमें याद आ जाता कि हमने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, r क्रॉस f की बजाय f क्रॉस r कर दिया है, तो हमें कुछ करना नहीं, हमें जस्ट उनके साइन, जैसे सारे प्लस में है सबको माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा वहां पर, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि भूलो ही ना, ठीक है, कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है वैसे ही आप सॉल्व करो, क्योंकि अक्सर ऐसी चीजें होती हैं, जैसे एक जो पेपर बना रहा है, अब उसके दिमाग में ये खुराफात पहले से आ गई, उसने सोचा कि स्टूडेंट भूल सकता है, उल्टा भी तो लिख सकता है, तो उसने एक ऑप्शन माइनस का बना दिया, एक ऑप्शन प्लस का बना दिया, अब आपने सॉल्व किया, आपका आंसर मैच करा, तब कौन सा चेक करोगे तुम, आंसर मैच कर जाता फिर तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता ना, भले गलत ही कर रहे हो, तो यहां पर आप ध्यान रखो कि आपको क्या करना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38, हो गया ना सभी का, थर्ड, चलिए कुछ लोगों का आंसर आ गया थर्ड, सभी लोग सॉल्व करो, फर्स्ट ऑप्शन, आज पता चल जाएगा कितने लोग पीछे का पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसका ये हो जाएगा क्वेश्चन वही रिवाइज कर रहा है, बाकी तो सब ऐसे ही, चलो चलो जल्दी करो, टाइम दे रहे हैं, अच्छा ट्राई करो, आज सब लोग ट्राई कर डालो, जो कभी नहीं करता वो भी करे। Particle of mass m 5 unit is moving with a uniform speed 3√2 unit in the XOY plane along the line y is equal to x plus 4. The magnitude of the angular momentum होता है mvr perpendicular of the particle about the origin is, ठीक है, ट्राई करिए आप, ये क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, ऐसे नहीं पूछ रहे हैं तुमसे, फर्स्ट थर्ड, या तो फर्स्ट आ रहा है थर्ड आ रहा है, दो ही आ रहे हैं, क्या फर्स्ट, चलो बहुत टाइम हो गया, फर्स्ट ऑप्शन कितने लोगों का है, थर्ड ऑप्शन कितने लोगों का है,
और बाकी कर ही नहीं पाए। नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसका बिल्कुल 100% यहीं से क्लियर हो गया। अब बताओ फिर से थर्ड ऑप्शन कितने लोगों का, हाथ उठाओ। सही है ये। तुम्हारा कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कितने लोगों का आया था? बस इतने लोग। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की कि जो बताते हैं वो काम नहीं करना तुम लोगों को, ठीक है? उल्टा सीधा इधर उधर पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। और जो भी यहाँ पर है कुछ भी इसमें नया नहीं था, सब कुछ बताया गया। और रिवीजन तुमसे हम शुरुआत से हर टर्म, शायद ही कोई टर्न छूटा हो, रिकॉर्डिंग भी है, शायद ही कोई टर्न छूटा हो जिसपे हमने तुमसे ये ना कहा हो कि रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। कैसा रिवीजन करते हो तुम? वैसे वाला तो नहीं कर रहे हो, पुराना वाला वीडियो खोल के रख लिया, हाँ 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 मजा आ रहा मजा आ रहा, ठीक है सब हो गया, वही वाला कर रहे होगे तुम पक्का। रिवीजन अच्छे से, इसमें क्वेश्चन में था ही क्या? आप याद करो जब हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे तो ग्राफ में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलवाया गया था। अगर कोई इक्वेशन दी गई है तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था। तो वो चीज अगर आपको आ रही है तो फिर बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आपको पता है एल क्या होता है, एम वी आर परपेंडिकुलर। तो एम तो आपको डायरेक्ट दे दिया उसने 5, वी भी उसने आपको डायरेक्टली दे रखा है, बचा क्या, आर परपेंडिकुलर, वो हम पहले ही बता चुके हैं, जो हम भूल चुके हैं। तो वो जो भूल चुके हैं उसी को तुम्हें याद करना है, यही सब गड़बड़ करते हो। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर mx प्लस सी से। तो यहाँ पर जैसे हम ऐसे लिख दें क्योंकि तुमको तो कुछ याद नहीं, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, 1x एंड प्लस यहाँ पर लिख दिया 4। तो ये जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ये m हो गया और ये क्या हो गया, c हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1। इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब इतना तुम्हारी प्रैक्टिस अब तक हो जानी चाहिए थी कि तुम्हें ये इक्वेशन भी नहीं लिखनी पड़ती। आप ऐसे देखकर यहाँ बता देते कि इसमें थीटा की वैल्यू 45 है और इंटरसेप्ट कितना है, +4। इक्वेशन देखकर डायरेक्ट ड्रॉ कर देना चाहिए था तुमको। c की वैल्यू यहाँ पर दी गई 4 और ये है 45। तो इसका मतलब आपको क्या बताया गया था कि इस तरीके से आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है तो थीटा 45 रखना है, इंटरसेप्ट तो पहले हमने कहा था पहले इंटरसेप्ट मार्क कर दो। इंटरसेप्ट यहाँ पर होगा +4, ऊपर होगा। अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इधर जाएंगे, स्लोप नेगेटिव होता तो इधर चले जाते हम लोग। तो यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो ये लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये एंगल आपने कितना निकाला, 45। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, दोनों 45 होंगे क्योंकि ये तो 90 रहेगा ही रहेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप, ऐसे ड्रॉ करेंगे ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर होगी, इसी को हम क्या कहेंगे, आर परपेंडिकुलर। जो पार्टिकल है वो कहीं भी हो सकता है, मान ले यहाँ पर दिखा दिया ये m मास हो गया और ये इसकी वेलोसिटी हो गई, ये इस लाइन के लॉन्ग चलता जा रहा है। तो आपको इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो चाहिए। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हम इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे। जैसे इसको हमने मान लिया यहाँ पर P और ये वाला पॉइंट मान लिया हमने Q। तो यहाँ पर ट्रायंगल हो गया OPQ। इस ट्रायंगल से अगर हम R परपेंडिकुलर अपॉन 4 लिखें, ये 4 हो जाएगी वैल्यू ना, इंटरसेप्ट R परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा sin 45। sin 45 और sin 45 कितना होता है, 1/√2। यानी कि R परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 4/√2। देयरफॉर L इज इक्वल टू mv R परपेंडिकुलर। मास आपको दिया गया है 5, वेलोसिटी आपको दी गई है 3√2 और R यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 4/√2। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो √2 कैंसिल हो गया और सॉल्व होकर आ गया कितना, 60। तो जितने लोगों ने थर्ड ऑप्शन बताया था सिर्फ उनका सही था 60। अब जैसे ये क्वेश्चन जितने लोगों ने रिवाइज नहीं किया, जिन लोगों ने गलत सलत निकाला या रिवाइज नहीं किया, उनको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा।
कुछ लोगों को ये लग सकता है कि हाँ चलो ठीक हमने ये गलती कर दी, लेकिन मैक्सिमम जितने लोगों का नहीं हुआ या कुछ भी नहीं निकाल पाए उनको ये कठिन ही तो लगेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट पुराना आ गया। अब अगर आपको ये निकालना आता होता तो आपको लगता है कितना आसान क्वेश्चन है, आर परपेंडिकुलर निकालना आ रहा होता तो यही क्वेश्चन बहुत आसान था, क्योंकि ये तो चीज आपको आ ही रही थी, बस आपको यही लगता ना कि तीन चीजें मल्टीप्लाई ही तो करनी थी, बस एम वी और आर परपेंडिकुलर आपको करना था। नोट करो जल्दी से, यही चीज हम तुम्हें बता रहे थे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा और बहुत रिपीट होती हैं सारी चीजें, और रिपीट जब होंगी तो आपको वो आसान लगेगा अगर पीछे की चीजें आपकी प्रिपेयर हैं, और वही चीज आपको बहुत कठिन लगेगी अगर पीछे की चीजें आपकी कमांड में नहीं है तो। जिन लोगों ने फर्स्ट निकाला था उनको गलती पकड़ में आई, कहाँ गलत किया था? नोट कर लेना सभी ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा एंड आर दोनों आपको दिए गए हैं, तो जस्ट इसमें हम लोग को पता ही है v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। जल्दी ट्राई करो और बताओ आंसर इसका क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन, सभी लोग करें जल्दी से। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम से पूछा गया, आप लोगों के यहाँ मेडिकल के जो भी एग्जाम्स होते थे पहले, लगभग सारे एग्जाम्स में कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं, जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट और वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ओमेगा क्रॉस आर पहले लिखा हमने आई जे और के कैप, फिर हमें लिखना है पहले ओमेगा 3 - 4 एंड 1, 3 - 4 एंड 1, 3 - 4 और 1 उनके मल्टीपल्स, और फिर आर लिखना है, आर के हैं 5 - 6 एंड 6, 5 - 6 एंड +6। फिर आपको आगे के स्टेप सब पता है, पहले ब्रैकेट बना के आई लिखो, माइनस लगाओ, ब्रैकेट बना के जे लिखो, प्लस ब्रैकेट बनाकर आप लिखेंगे के कैप, ठीक है। देन आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो जब आई वाले को क्लोज करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहां हमने ये स्टार बना दिया, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, -24 तुरंत माइनस साइन लगाओ, फिर आप इसे मल्टीप्लाई करो -6, तो -6 लिखेंगे तो ये बन जाएगा +6। ऐसे फिर जे वाले को क्लोज करेंगे, 6 और 3 18 माइनस लगा दिया, फिर 5, और फिर ऐसे के कैप उसे हमने कवर किया यहाँ पर। तो जब इसे कवर करेंगे ये चार नंबर्स आपको दिखेंगे, पहले नंबर कॉर्नर से स्टार्ट करना है, 3 × -6 -18 माइनस लगा दो तुरंत, फिर 5 × -4 -20 -20 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा +20, ठीक है, +20 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा -18 आई कैप, ठीक है, ये आ जाएगा -13 जे कैप, ये हो जाएगा +2 के कैप। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ गया। नोट कर लिया ना सभी ने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। नोट्स वगैरह बनाते जा रहे हो ना सभी, नोट्स कंप्लीट रखना, और क्वेश्चंस के लिए जैसे हमने बताया था तो क्वेश्चन इधर उधर तो नहीं कर रहे हो, 4 इधर 5 उधर, कुछ तो हम इंटेलिजेंट है कर ही लेंगे, सारे एक साथ करना क्वेश्चन जितने भी हैं, कॉपी सभी की प्रॉपर होनी चाहिए और सभी क्वेश्चन एक साथ। ये सब चीजें अभी आपको बहुत ज्यादा मायने लगते हुए नहीं दिखेंगे कि मतलब कोई बहुत ज्यादा मीनिंग इसका है, लेकिन यही सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेंगी जब आपका एग्जाम नजदीक होगा। उस समय माइंड में स्ट्रेस बहुत होता है, दिमाग उलझा हुआ होता है, और उस समय हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा भी टाइम हम बचाने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीजें उस समय आपकी बहुत काम आती हैं, क्योंकि उस समय जैसे मान लिया आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप देखते जा रहे हैं क्वेश्चंस को, या आपने स्टार बना रखा है क्वेश्चंस पर कि हमें जैसे अभी से भी ये काम करना शुरू कर दो, हमने शायद स्टार्टिंग में बताया भी था, लेकिन अगर आप अभी जैसे रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज करते समय आपको जैसे 10-15 क्वेश्चन आप कर रहे हैं,
तो उन 10-15 क्वेश्चन में से आपको लगेगा कि यार ये 8 क्वेश्चन तो हमारे लिए आसान थे, लेकिन ये 7 क्वेश्चन में कहीं-कहीं हम फँसते जा रहे थे। तो उन 7 क्वेश्चंस पे स्टार बना दो, ठीक है? जो-जो क्वेश्चन आपके फँसते जाएँ उस पर स्टार बना दो। तो स्टार बनाने से होता है कि जब आपके पास कम समय रहेगा, जैसे अभी स्टार्टिंग में तो आपको लग रहा है इतने क्वेश्चन से क्या होता है, बाद में तुमको इतने क्वेश्चन बहुत भारी पड़ेंगे। तो आप जो स्टार बनाएंगे तब वो काम आएंगे आपके स्टार, कि आपको जो क्वेश्चन देखो आज इजीली तुमसे हो जाएगा, वो बाद में इजीली हो जाएगा, और जो क्वेश्चन आज फंसेगा वही लास्ट में ज्यादातर क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अगर स्टार बना हुआ है तो मान लिया पूरे 40 क्वेश्चन कहीं पर हमने किए, अब उसमें मान लिया 8 पे हमने स्टार बना रखे हैं, तो इसका मतलब वो जो 32 क्वेश्चन है उसमें हमें कोई खास प्रॉब्लम कभी नहीं हुई थी, आसानी से हो जा रहे थे, समझ में आ जा रहा था। तो लेकिन ये जो 8 क्वेश्चन हमने मार्क कर रखे हैं इस पे हम फंसे थे, या कुछ ना कुछ हम नया चीज ऐसा था जिसमें हम फंस गए थे। तो जब आपके पास समय कम रहेगा तो उन्हीं स्टार वाले क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, और उनमें भी अगर आपने देखा और आपको तुरंत कंफ्यूजन हुआ तो अब आप क्या करोगे? अब आपके पास अगर सॉल्यूशन है साथ में रखा हुआ है तो तुरंत पलट कर आप देख लोगे और काम आपका हो गया, आगे बढ़ गए तुरंत, टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन वहीं आप सोचेंगे अरे वीडियो तो है ही है, जहां फंसेंगे वीडियो देख लेंगे, उसमें क्या है। अब पता लगा जिस समय आप फंस गए क्वेश्चन में, आप वीडियो ओपन कर रहे हैं और ओपन किया वीडियो, पता लगा उसमें अगर यूट्यूब पर गए तो उसमें तो ऐड आ रहा है, तो पहले तो आप बैठ के ऐड देखो आराम से, तो इतना तो टाइम होता नहीं। फिर आप मान लिया ऐप पर चले गए, आपके पास ऐप का भी सुविधा है, ऐप पर गए तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है वहां पर, दिमाग पहले से हमारा घूम रहा है, तो कितना टाइम वेस्ट हुआ। फिर आप ढूंढोगे आगे पीछे करके वीडियो को कि कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा टाइम लॉस होगा। और वहीं तुम्हारे सामने कॉपी रखी है, उसपे सारे कैलकुलेशंस हैं, सब कुछ सॉल्यूशन वाइज एक तरफ से सारी चीजें रखी हुई हैं, बस आपका जो क्वेश्चन फंसा आपने तुरंत ओपन किया, देखा अच्छा इसमें क्या पॉइंट था, तुरंत बंद किया, आगे बढ़ गए। तो ये सारी चीजें आपको बाद में लगेंगी कि यार अगर हमने बहुत सिस्टमैटिक काम किया होता तो इस समय हमारा टाइम भी बचता और दिमाग भी आपका रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा। तो बहुत सीरियसली जितनी भी चीजें हमने तुम्हें बताई हैं, बहुत सीरियसली लो उन चीजों को, ठीक है? ये नहीं कि रैंडमली ऐसे काम करते जा रहे हैं। अभी तो बड़ा मजा आएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो बेस ही बन रहा है, अभी फिजिक्स शुरू कहाँ हुई, अभी तो हम लोग बेस बना रहे हैं। हमने क्या कहा था, वेक्टर तक बेस ही बनता है, तो बेस बन रहा है, अब बेस के बाद फिजिक्स शुरू होगी। तो अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है ना, तो ये तो सब चीजें धीरे धीरे फिर भूलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है जितना बताएगा उसको प्रॉपर करते रहो। समय बहुत कम है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास, टाइम कम ही बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम, उसको काउंट करोगे अभी तुम्हारे पसीना निकल आएगा, ठीक है? तो इसलिए जो है रिलैक्स होकर अभी काम करो जैसे जैसे बताया गया, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना बताया उतना करते रहो आराम से। तो क्वेश्चंस वगैरह और सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए भी हमने बताया था शुरुआत में कि उसकी भी एक अलग कॉपी रखो, ठीक है? जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। जैसे हमने वहां सॉल्व कर दिया, तो हमने सॉल्व किया तो हमने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सॉल्व किया है, तो उसमें जैसे मान लिया 2 स्टेप में क्वेश्चन होना है तो हमने 4 स्टेप में कर रखा है, क्योंकि हमें तो हर पॉइंट समझाना पड़ता है। जैसे कोई क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना होता, अभी जैसे यही क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे, हमको सॉल्व करना होता तो हम ये सब करते नहीं, इतना लिखते ही नहीं, हम सीधे डायग्राम ही उसको देख के सीधे डायग्राम ड्रॉ कर लेते ना। तो आपको वही चीज करनी कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन करो तो कोशिश करो कि कम से कम कैलकुलेशन में आप उस चीज को करने की कोशिश करें, सॉर्ट करने की कोशिश करो, और उसको अपनी लैंग्वेज में पूरा सॉल्व करके अपने पास रखो। ये नहीं कि हम पीछे से देख लेंगे, वो दूसरी लैंग्वेज में लिखा होता है और अपनी लैंग्वेज में जब हम लिखते हैं चीजों को तो हमें ज्यादा इजीली समझ में आ जाती है, ठीक है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये जो हमने अभी किया था, जो नीट में आपके यहाँ पूछा गया था, इसमें एक आपको आर था दिया गया था और एक एफ था। आर डायरेक्ट नहीं दिया गया था, इनडायरेक्टली आपने उसको निकाला था, डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स दे दिए गए थे, आर की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड नेट टॉर्क ऑफ फोर्सेस F1 I प्लस जे एक्टिंग एट R1 इज इक्वल टू I माइनस जे। ये फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर, पोजीशन वेक्टर उसका दे दिया गया, एंड F2 I माइनस जे एक्टिंग एट R2 2I प्लस जे अबाउट द ओरिजिन। तो आपको टॉर्क बताना है इन दोनों फोर्सेस का, ये फोर्स इस पॉइंट पर, इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया, और ये फोर्स इस पॉइंट पर है, यानी कि ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, आपको टॉर्क निकालना है। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे सोचते हैं हम नेट फोर्स निकाल लें पूरी बॉडी पर F1 प्लस F2, ठीक है, और फिर इसी तरीके से R निकालते हैं, उसको जोड़ देते हैं आपस में R1 प्लस R2, एंड देन टाउ इज इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं R क्रॉस F, बिना कुछ सोचे समझे।
तो अगर किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं तो नेट फोर्स तो ठीक है भाई, F1 प्लस F2 होगा, लेकिन ये क्या चीज है? ये जैसे ऐसे जोड़ के कुछ लोग निकालने की कोशिश करते हैं, R में R1 प्लस R2 जोड़ा, ये क्या निकाला है तुमने? ये कुछ है ही नहीं। जैसे अगर आप देखो तो आपने जोड़ तो दिया R1 प्लस R2, ऐसे कोई दो वेक्टर थोड़े जोड़ देंगे हम भाई, कोई सेंस के हिसाब से ही जोड़ते हैं ना। तो ये क्या चीज है? ये अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है इस पर, एक फोर्स लग रहा है इस पर। जैसे एक कोई बॉडी है तो अब यहाँ पर एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स मान लिया इस डायरेक्शन में लग रहा है या इधर की तरफ लग रहा है, तो उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए गए ना आपको, तो उन दोनों पोजीशंस वेक्टर को हम जोड़ थोड़े देंगे, जोड़ के हमें क्या मिलेगा उनका रिजल्टेंट, तो उससे रिजल्ट क्या निकल रहा? कुछ नहीं रिजल्ट निकल रहा। तो हम ऐसे रैंडमली जोड़कर अगर ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, हमें ये पता है कि जो टॉर्क है वो एक एक्सियल वेक्टर है, मतलब वो एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अगर यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर ये दो फोर्सेस लगाए गए हैं, किसी भी डायरेक्शन में दो फोर्स हैं और इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो या तो किसी एक फोर्स का टॉर्क या तो दोनों के टॉर्क इस डायरेक्शन में हो सकता है या इस डायरेक्शन में हो सकता है, नहीं होगा ना। टॉर्क है एक्सियल वेक्टर तो वो रहेगा तो एक्सिस के अलॉन्ग ही, यानी कि वो एक ही कोलिनियर हो जाएंगे दोनों। तो अगर हम उन दोनों को वेक्टर फॉर्म में निकाल लें, मतलब हम टाउ निकाल लें, टाउ 1 और टाउ 2 निकाल लें और दोनों को उठाकर हम ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा? नेट टॉर्क हो जाएगा, बॉडी पर एक्ट होने वाला नेट टॉर्क। तो जो भी नेट टॉर्क है वो हम निकाल लेंगे, यानी कि दोनों फोर्सेस जो यहां पर हैं उनके अलग अलग टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे और उनको उठाकर हम वेक्टर फॉर्म में जोड़ देंगे, बस। और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं इसमें। तो हमें वही क्वेश्चन रिपीट करना है, समझ लो, बस जैसे उसमें एक बार डिटरमिनेंट सॉल्व किया, इसमें आपको दो बार करना पड़ेगा और ऐड करना है, ठीक है? करो जल्दी से फटाफट। क्या आएगा? थर्ड माइनस के कर, ठीक है, और लोग भी ट्राई करते रहो, देखते हैं क्या आता है। टाउ 1 इज इक्वल टू R1 क्रॉस F1, यहां पर लिखेंगे हम I, J और K। अब R1 की वैल्यू यहां पर क्या है? I माइनस J, यानी कि यहां पर हो जाएगा 1 और J हो जाएगा -1 और K की वैल्यू है नहीं तो उसको लिख देंगे 0। और फिर F1 क्या है? I प्लस J, तो ये हो जाएगा 1 1 और ये क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस 1 और 1 दोनों प्लस में है और फिर 0। अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, तो वैसे ही आप यहाँ पर बना लेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, I कैप लिखा आपने, फिर माइनस दूसरा ब्रैकेट J कैप और प्लस तीसरा ब्रैकेट और K कैप, ठीक है। देन आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अब I के लिए लिखेंगे अगर आप, तो आप देखो इसको जब आप क्लोज करोगे, ये भी 0 और ये भी 0, यानी कि 0 माइनस 0 आ जाएगा। ऐसे जब आप J को क्लोज करोगे तो ये 4 नंबर दिखेंगे ऐसे, और ऐसे जब क्रॉस करेंगे दोनों 0 हो जाएंगे, अगेन ये भी 0 माइनस 0। सिर्फ जब K को क्लोज करोगे तभी आपका आंसर आएगा। जब K को आप क्लोज करेंगे तो 1 इंटू 1 1, माइनस साइन लगाया, ये आएगा -1, यानी कि क्या हो जाएगा? +1। समझ गया ना? जब K को क्लोज करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर माइनस साइन लगाएंगे और ये लिखेंगे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, ठीक है। इसे हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ये तो सब 0 हो गया, ये क्या आ गया? 2K, तो इसी के आगे लिख दिया हमने यहाँ पर 2K कैप। ऐसे ही फिर हम यहाँ पर टाउ 2 सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा? R2 क्रॉस F2। फिर वैसे ही आप करेंगे, I, J और K कैप। R2 की वैल्यू क्या है? 2I प्लस 1J, यानी कि 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ क्या हो जाएगा? 0। और F2 की वैल्यू 1 और -1 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 0। इसे हम लोग सॉल्व कर लें ऐसे ही। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी वही कंडीशन हो जाएगी, I को क्लोज करेंगे दोनों ही 0 आ जाएंगे, 0 माइनस 0। J को क्लोज करेंगे फिर से दोनों 0 हो जाएंगे, 0 माइनस 0। K को क्लोज करेंगे 2 और -1, क्या हो जाएगा? -2, तुरंत माइनस लगाया,
1 और 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर -1 हो गया, यानी कि आ जाएगा -3k कैप, -3k कैप। देन आप यहाँ पर नेट टॉर्क क्या लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू टाउ1 एंड प्लस टाउ, क्या जाएगा 2k कैप, और ये है कितना -3k कैप, दैट इज इक्वल टू -k कैप। जितने लोगों ने थर्ड ऑप्शन बताया था बिल्कुल सही था, -k कैप आ जाए। क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर करते रहो उसको, मतलब वही क्वेश्चन कई बार कर डालो, रफ रखो और रफ पे आप उसको बार बार करो, बार बार करो, इतना करो कि वो उसके सारे स्टेप्स आपके दिमाग में सेट हो जाएं कि कैसे हमें करना है, मतलब वो बिल्कुल यूजुअल हो जाओ, आपकी हैबिट पड़ जाए कि जैसे दिया गया कैसे कैसे हमें करना है, वो स्पीड अप हो जाओ आप, इतनी बार उसको रिवाइज करो, इतनी बार रिपीट करो उसी चीज को। लिखने की हैबिट डालो, लिखना बहुत पड़ेगा, जितना ज्यादा आप लिखोगे उतने आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती जाएगी। तुम लोगों का जो टेस्ट है वो मतलब ये वाला जो कल संडे है इसमें नहीं होना है, याद है ना, डेट वगैरह सब लिख दी गई थी, वो कल जो टेस्ट है वो जो तीसरा बैच स्टार्ट हुआ था उसका है, और आप लोगों का टेस्ट नेक्स्ट संडे को पड़ेगा। तो उसमें जैसे हमने पहले तो वेक्टर तक पूरा कंप्लीट दिया था, बट बीच में मैं 2 क्लास ले नहीं पाया था, तो वो आपको वेक्टर में थोड़ा सा हम कम करेंगे कोर्स, क्योंकि दूसरे वाले बैच में हो नहीं पाएगा, तो आप प्रिपेयर करते रहो, जितना होगा हम बता देंगे आपको, ठीक है। स्टार्टिंग का ही रहेगा, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन यही सब जो भी रहेगा, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। बाकी जो सेकंड वाली जो बुकलेट जो हम लोगों ने वो किया था मोशन इन 1 डायमेंशन वाला, वो पूरा आएगा, वो कंप्लीट आएगा, तो उसमें 2 पार्ट तो हम लोग पहले से कर चुके हैं ना, 2 पार्ट उसमें ऐड किए, तो पुराना वाला इसलिए दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ये हम लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे जैसे अभी मोशन इन प्लेन से स्टार्ट होगा, आपको तुरंत समझ में आने लगेगा कि कितना ज्यादा रिपीटिशन हो रहा है। अभी जब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तमाम सारी चीजें वही मोशन अंडर ग्रेविटी वाली सब रिपीट होंगी आपके सामने, वही वेक्टर वाली चीजें जो है वो आगे रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो सारी चीजें बहुत रिपीट होंगी, तो इसलिए अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर लो। इस बार टेस्ट जब देने आओगे ना तो तुम्हारा साइन भी होगा, जैसे चल रहा ना क्लास का, वैसे ही आपका टेस्ट का भी साइन हो, तो भागने से पहले छोड़ने से पहले 2-4 बार सोच लेना। ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, टॉर्क ऑफ फोर्स 2i plus 3j plus 8k cap is 4i plus 4j plus alpha k cap. Find the value of alpha. क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन वैसे ही ना कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, बट वहां पर मेंशन था कि ये दो वेक्टर्स हैं जो आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो इस अननोन की वैल्यू बताओ। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ दिया गया है टॉर्क ऑफ फोर्स, मतलब ये जो यहाँ पर है ये वाला वेक्टर ये क्या बन गया, ये फोर्स है, फोर्स ही तो है। टॉर्क ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स, 2i प्लस 3j प्लस 8k इज क्या है ये, तो ये जो यहां पर दिया गया है ये क्या दिया गया है आपको, टाउ दिया गया है, ठीक है। तो इस फोर्स का जो टॉर्क है वो ये है, तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। अब उसने ये तो नहीं कहा कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो तुमने कैसे डॉट प्रोडक्ट कर दिया, क्योंकि वो हमेशा होते ही परपेंडिकुलर, जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है उसके लिए मेंशन करने की जरूरत थोड़े है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टाउ जो है वो आर क्रॉस एफ होता है, तो आपको लिखवाया गया था ना कि टाउ आर के और एफ के दोनों के ही परपेंडिकुलर रहेगा, और इसीलिए लिखवा दिया गया था टाउ डॉट आर हमेशा 0 रहेगा, टाउ डॉट एफ हमेशा 0 रहेगा। ये क्वेश्चन AIEEE में पूछा गया था, आपको ये भी बताया था। तो यहां पर क्या कंडीशन है, हियर टाउ इज इक्वल टाउ डॉट एफ इज इक्वल टू 0, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो डायरेक्ट वहीं से देखकर कर देते हैं। आई को आई के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 8, और फिर जे को जे के साथ करेंगे, ये ध्यान रखना आई को आई के साथ करना, जे को जे के साथ। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था उसने सीक्वेंस बदल दिया था, तो उसमें दोनों आंसर्स भी उसने बना दिए थे, तो ध्यान से कि आई आई के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा हूं। जे को जे के साथ कितना हो जाएगा 12, और के को के साथ कितना हो जाएगा 8 अल्फा, इज इक्वल टू 0। तो 8 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -4, तो हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा -20, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -20 डिवाइडेड बाई 8, या फिर 4 से आप कैंसिल कर देंगे तो -5 डिवाइडेड बाई 2,
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कई बुक्स में इसका आंसर गलत भी दिया गया है, तो इसे थोड़ा सा आप समझ लो, क्योंकि जब आपके सामने कहीं बुक का कोई क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से तो दिमाग में आता है कि यार यहाँ पर ये क्या है, इसमें आंसर कुछ और बताया गया, इसमें कुछ आंसर कुछ और दिया गया, तो कुछ जगह पर गड़बड़ दिया गया है, तो क्या है उसको यहाँ पर समझो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। अ फोर्स ऑफ माइनस एफ के कैप एक्ट ऑन ओ, एक फोर्स जो है माइनस एफ के कैप है वो इस ओ पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, द टॉर्क अबाउट द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1 के अबाउट इसका टॉर्क बताना है। तो आप यहां पर सबसे पहले इस चीज को डायग्रामेटिकली समझो, तभी आपको क्लियर होगा। ये आपको दिया गया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब उसने कहा क्या है, ध्यान दो पहले, बाद में बनाना इसको डायग्राम वगैरह। अब फोर्स माइनस एफ के कैप, माइनस एफ के कैप का मतलब ये के डायरेक्शन है ना, जेड डायरेक्शन, तो माइनस का मतलब उसका उल्टा। तो जो फोर्स है वो इस लोकेशन पर है, माइनस एफ के एक्ट ऑन ओ, ओरिजिन पर एक्ट कर रहा है फोर्स। तो आप यहां पर फोर्स को डाउनवर्ड ऐसे दिखा देंगे, ये हो गया फोर्स माइनस एफ, और डायरेक्शन क्या है इसकी के कैप, तो ये माइनस एफ के कैप यहां पर हो गया। उसने कहा है इस फोर्स का टॉर्क बताना है, लेकिन किसके अबाउट, अबाउट द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1। अब ये 1 कॉमा माइनस 1 कहां पर जाएगा, तो आप देखो जैसे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर 1 कॉमा माइनस 1 है, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या है माइनस 1, तो इधर अगर y प्लस में है तो इधर साइड में माइनस में होगा, यानी कि हम इस डायरेक्शन में अगर इसको दिखाएं तो ये वाली जो एक्सिस है ये माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, माइनस वाई, वो प्लस वाई, ये माइनस वाई, तो इसका मतलब जो x है वो तो 1 है प्लस में, तो हम अगर पॉइंट मार्क करें तो यहां पर x एक्सिस पर 1 मार्क करेंगे और y एक्सिस पर माइनस 1 मार्क करेंगे, माइनस 1 यहां पर पड़ेगा जाकर। तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो क्या होगा, तो हम इसके पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, पैरेलल का मतलब जैसे ये चूंकि इधर 3 डायमेंशन में जा रहा है ना, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती। जैसे आप सोचो कि यहां पर कोई पॉइंट होता, इस लोकेशन पर कोई पॉइंट होता, अब उस पॉइंट को आपको दिखाना होता है यहां पर, तो आप क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ही तो डालते हैं, तो जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसके पैरेलल ही तो ड्रॉ करते हैं लाइन, और ऐसे ही जब इधर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके पैरेलल जाते हैं आप, और इस पॉइंट को आप लोकेट कर देते हैं। तो वैसे ही यहां पर है कि अगर जैसे ये मान लिया ये 1 होता और ये भी 1 होता, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 कॉमा 1 हो जाते वाई जेड प्लेन में, मतलब ये x वाला होता 0 और y हो जाता 1 और z हो जाता ये भी 1। ठीक है, तो ऐसे तो हम मार्क करते हैं ना, आपको उसमें ग्राफ वगैरह में बताया गया था। तो आप देखो ये 1 है और ये -1, तो इसके पैरेलल चलेंगे ऐसे, और यहां पर इसके पैरेलल चलेंगे इस तरीके से। तो जहां पर ये मिलेंगे, जैसे ये -1 था और ये क्या था 1, तो ये जो पॉइंट है इसको अगर हम P मान लें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट -1। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 यहां पर, तो 1 कॉमा -1 हो गया। तो उसने कहा क्या है, उसने कहा है फोर्स यहां है और आपको उसका टॉर्क बताना है इस पॉइंट के अबाउट। तो अब आप याद करो उसका जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था, उसमें आपको ऐसे बताया गया था ना कि इस तरीके से अगर यहां पर हमने फोर्स लगाया है और इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं यहां पर, तो जो भी यहां पर अगर इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो जहां पर फोर्स लगाते हैं वहां पर हेड रखते हैं और जिसके अबाउट निकालते हैं वहां पर टेल, और ये जो वेक्टर बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर, इसी को तो बोलते हैं ना। यानी कि यहां पर उसने कहा है फोर्स यहां है और जिसके अबाउट निकालना वो पॉइंट यहां है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो आपको यहां पर आर वेक्टर लेना है वो ऐसे लेना है, ऐसे तो लेना ना। इसके हिसाब से हेड होगा एफ के टेल पर, और जो टेल होगा वो जिसके अबाउट आप निकाल रहे हैं। तो हम इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं और यहां पर हम हेड रखेंगे, यहां पर टेल, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो वेक्टर यहां पर होगा, इस वेक्टर को हम कहेंगे आर वेक्टर। तो अब आपको ये तो हो गया 0,0 ओरिजिन है, ये हो गया पी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में। तो अब आपको बताना है आर की वैल्यू क्या होगी। आर को वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखो तो क्या होगा, आर का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगा। जैसे ये अगर पॉइंट आपको दिए 1,-1, तो आर की वैल्यू i, माइनस जे होगी, या फिर -i, या +j, ये होगा। ये पहला वाला होगा, दूसरा वाला, फर्स्ट वाला आर वेक्टर जो यहां दिखाया गया, सेकेंड वाला, फर्स्ट या सेकेंड, सेकेंड होगा ना। फर्स्ट कैसे हो जाएगा, अगर फर्स्ट आप लिख दोगे i, -j, तो आपको जो चीजें बताई गई थी पीछे कि अगर हम कोई भी यहां पर, जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं 1,1 या 1,2 कुछ भी ले लेते हैं, तो अगर हम इस 1 के साथ i लिख देते हैं और इसके साथ j लिखते हैं, तो ये जो वेक्टर बनता है, ये वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है। बताया था कि नहीं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होने का मतलब कि टेल रहेगा ओरिजिन पर और हेड रहेगा पॉइंट पर, ये होता है ना। लेकिन यहां जरा देखो, यहाँ क्या है, इधर हेड है और इधर टेल है, मतलब जो इधर की तरफ वेक्टर बता रहे थे ना आप, ये इसका उल्टा होगा। ये वेक्टर अगर आप दिखाएंगे तो इसका मतलब इधर टेल रहेगा और इधर हेड रहेगा, तो आपको दिखाना है उसका उल्टा। तो आप इन सब चीजों के चक्रों में पड़ो ही ना। अगर आपको कोई भी, जब आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखना हो तब आप डायरेक्ट लिख दो, और अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नहीं लिखना है तो आपको आर लिखना है ना, आर वेक्टर, आर वेक्टर लिखना है ना। तो आप वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो ना, फाइनल माइनस इनिशियल, 0, -1, 0, -1, और यहां क्या लिख देंगे आई कैप, और फिर प्लस का साइन बनाओ, फिर लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि हेड की तरफ फाइनल है और यहाँ इनिशियल, क्या लिखेंगे आप 0 और माइनस लगाया, और ये क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा जे कैप, दैट इज ये आ जाएगा -i एंड प्लस। समझ गया ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में बस यही पॉइंट समझना था कि आर हमें क्या लेना है। बाकी तो एफ तो आपको दिए गया है, ये आर क्रॉस एफ ही तो करना है, और तो कुछ करना नहीं। लेकिन ये आर वेक्टर क्या लेना था, उसी को समझाने के लिए इतना सब हमने किया। वैसे तो डायरेक्ट भी हम लिख देते कि 1,-1, अगर सीधे सीधे लिख देते तो आर क्या हो जाता i - j, लेकिन वो i - j गलत होता, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से आर ऐसे लेंगे, और ऐसे लेने का मतलब है कि जो यहां से आएगा उसका उल्टा लेना है तुम्हें। तो अब अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। i - j होगा, लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा -i + j, वही देखो आया भी है -i + j। अब आप टॉर्क लिखेंगे टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, फिर वैसे ही आपने बना लिया यहां पर i, j एंड k, i, j एंड k कैप। अब r वेक्टर जो है यहां पर है वो क्या है, माइनस और ये प्लस है, तो -1, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। और जो फोर्स वेक्टर है वो तो सिर्फ -f है, k कैप ही है ना इसमें, और तो कुछ है नहीं। तो k के नीचे आप लिखेंगे -f यहां पर, ठीक है। और बाकी ना तो i है ना ही j है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। ये हम हटा देते हैं, इसकी तो जरूरत है नहीं कुछ। i के नीचे लिखेंगे तो यहां पर -f आएगा, -f, माइनस साइन लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0,
ठीक है। इसके बाद जे के लिए लिखेंगे, जे वाले को क्लोज करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एफ हो जाएगा, फिर माइनस साइन तुरंत लगाया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 0 हो जाएगा यहां पर 0। के को जब आप क्लोज करेंगे यहां पर तो आप देखो ये 4 बचेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 और ये करोगे तब भी 0, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा 0 माइनस 0। अब यहां तक देख लिया आपने, इसके बाद अपने आप करो, क्या झांक झांक के लिख रहा, ये यही करते हो तभी तो तुम सीख नहीं पाते, क्योंकि हर चीज तुम नकल कर करके लिखने लगते हो। यहां तक इतनी बार हम कर चुके हैं तो ये आगे अपने आप सॉल्व कर लो, लास्ट में मैच कर लो, कहीं गड़बड़ हो तो देख लो कहां पर हमने गड़बड़ किया, अपने आप करो। इतने क्वेश्चन यही करा देते हैं, आधी प्रैक्टिस तो यही हो गई तुम्हारी। माइनस एफ आई कैप और ये हो जाएगा माइनस एफ जे कैप, तो माइनस एफ कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा आई प्लस माइनस एफ आई प्लस जे, सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसे आप डायरेक्ट भी क्रॉस करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बट उसमें होता क्या है कि डायरेक्ट वाले में कई बार आप गड़बड़ कर देते हैं, उसमें वही सर्किल बनाकर, जैसे आपको नहीं बताया था वो जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, प्रॉब्लम कई बार कर देते हैं, तो एक ही मेथड पर आप अपना रहो, ठीक है, कि जैसे ही आपको मिले जितनी देर में उसमें करोगे वैसे ही इतनी देर में ये भी कर डालोगे। आई जे के लिखा, तुरंत आपने मल्टीपल लिखा, ब्रैकेट बनाया और बस फटाफट मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यही मेथड अप्लाई करो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं इसमें। नोट कर लिया ना? चलिए वापस हम लोग आ जाते हैं थ्योरी वाले पार्ट पे। समझ में आ गया ना? इसमें क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन में बस यही एक पॉइंट था कि आर आपको कैसे लेना था, तो वो हमने डायग्राम से समझा दिया, क्योंकि डायग्राम यहाँ क्वेश्चन में क्लियर था कि फोर्स लगाया गया है कहां पर, ओ पॉइंट पर, तो फोर्स लगाया हमने ओ पॉइंट पर, और जो टॉर्क लेना था वो ओरिजिन के अबाउट नहीं लेना था, बल्कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आपको लेना था। तो पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना था वो पॉइंट यहां पर था, तो इसके अबाउट अगर आपको टॉर्क चाहिए, ओरिजिन के अबाउट नहीं, इसके अबाउट आपको टॉर्क चाहिए, तो यहां पर आपको टेल रखना था और इधर हेड रखना था, तो यानी कि जो आर वेक्टर है उसका उल्टा वेक्टर तुम्हें चाहिए था, तो हमें ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अब जैसे आपने एक बार समझ लिया, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वैसे अगर हम आर वेक्टर लिखते, तो अगर हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखते तो वो वेक्टर होता आई माइनस जे, लेकिन हमें उसका उल्टा चाहिए, तो उल्टा होने का मतलब क्या है, जो साइन है उनको चेंज कर दो, तो वो अपोजिट हो जाएगा, तो जो प्लस है उसको कर दो माइनस और जो माइनस है उसको कर दो प्लस, तो देखो वही आ गया ना, माइनस आई प्लस है। तो ये आपको ये वेक्टर चाहिए था बस, तो इस वेक्टर को क्यों लिया गया वही बस मेन समझना था, बाकी तो अगेन आर क्रॉस एफ ही तो करना था, जो अभी पिछले क्वेश्चंस में किया वही यहां करना था आपको। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग, वापस आ जाते हैं थ्योरी वाले पार्ट में। यही वाला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने सारी चीजें आपको समझा रखी थी कि जो भी यहाँ पर पोजीशन है वो किसके रेस्पेक्ट में है, डायग्राम में भी सब बना हुआ है, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि यहाँ पर ये अभी कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर हमने यूज किया और आगे भी ये यूज होगा, ये जो भी यहाँ पर पॉइंट है ये आगे कई जगह पर आएगा, वर्क वगैरह जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा, इलेक्ट्रोस्टेट में भी आ जाता है, तो कई जगह पर इसका इंपॉर्टेंस है, यूज होगा, तो आप ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बातें क्यों कर रहे हो तुम, समझ लो, बहुत ज्यादा तुम्हें आ भी रहा है। ट्रिपल प्रोडक्ट, ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, इसका रिक्वायरमेंट होता है बट थोड़ा सा हायर लेवल की फिजिक्स वगैरह में यूज करते हैं। यहाँ पर आपके लेवल में अगर देखा जाए तो इसका कोई रोल है नहीं जो यहाँ पर हम लोग ये देखने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको ये टॉपिक के कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं, तो उसका एक रीजन है, वो कारण क्या है पहले वो समझ लो, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि हम ये पढ़ने क्यों जा रहे हैं। उसका कारण क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो हम ये पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अब अगर उसने आपको कहीं ऐसे दे दिया क्वेश्चन, मान लो उसने कह दिया इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है,
आपको ए बी सी के वैल्यूज आपको दे दी गई कि ए कुछ है आई जे और के फॉर्म में, बी और सी सब कुछ आई जे और के फॉर्म में दिया गया। उसने कहा इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा तो जा सकता है, इनवैलिड तो नहीं है, वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि 3 वेक्टर्स का लेकिन प्रोडक्ट है, तो है तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्योंकि 3 वेक्टर्स को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये इनवैलिड नहीं क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि आपने ये दोनों चीजें पढ़ रखी। तो जब आप ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो एक सिंगल वेक्टर ही तो मिलेगा। मान लिया वो वेक्टर मिल गया आपको डी वेक्टर, और फिर आपका आंसर आ गया ए, क्वेश्चन बन गया ए डॉट डी, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी आप पढ़ चुके हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना आता है, डॉट प्रोडक्ट भी निकालना आता है। तो दोनों हम यहाँ पर डिटरमिनेंट से डी वेक्टर सॉल्व कर लेंगे और फिर हम डॉट प्रोडक्ट से ए डॉट डी की वैल्यू सॉल्व करके बता देंगे। मतलब अगर हम कुछ ना भी बताएं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें आपको 2 स्टेप्स करने पड़ रहे हैं, एक आपको डिटरमिनेंट यहाँ सॉल्व करना पड़ रहा है और दूसरा फिर आपको बाद में फिर से डॉट प्रोडक्ट भी करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा तरीका है कि हम सिर्फ डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, हमें ये सेकंड वाला स्टेप करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसकी जरूरत हमें नहीं रहेगी। तो ये पॉइंट थोड़ा सा एक आ जाता है कि अगर इस तरह से कभी पूछा गया तो हम क्या करेंगे। ऐसे ही आप ऐसे सोचो कि आपको उसने कह दिया कि ये जो a डॉट बी क्रॉस सी है इसकी वैल्यू, मान लिया उसने कुछ दे दिया, इसकी वैल्यू उसने कह दिया 10 है, तो उसने कह दिया कि बताओ b डॉट a क्रॉस, ये क्या है, ये वेक्टर है क्वांटिटी, तो दोनों को हम आराम से लिख सकते हैं। अगर हम f बराबर लिखते हैं m इंटू a तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसकी वैल्यू इनवैलिड थोड़े है, ये क्या होता है f, यानी कि हम एक स्केलर को हम एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं आराम से, ये वैलिड है, ये मीनिंगफुल है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पढ़ ही चुके, मीनिंगफुल है, क्रॉस प्रोडक्ट वो भी मीनिंगफुल है। लेकिन अगर एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या उसका कोई मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच होता है, एक स्केलर एक वेक्टर के बीच नहीं। जैसे अगर हम मास का डॉट प्रोडक्ट निकालें एक्सेलरेशन के साथ, तो मास कैसी क्वांटिटी, सॉरी मास कैसी क्वांटिटी, स्केलर, और ये वेक्टर, तो क्या इन दोनों का कोई डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा? नहीं। तो हम एक स्केलर का ना तो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और ना ही एक स्केलर का हम एक वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो कहीं पर भी ऐसी कंडीशन कोई लिखी हुई तुम्हें मिल जाए तो समझ जाओ वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं। अगर दो वेक्टर्स को ऐसे लिख दिया जाए पास पास, लेकिन वहां पर ना तो बीच में डॉट लगा है और ना ही क्रॉस, तो इसका भी कोई मतलब नहीं। जैसे हम आपसे कह दें i डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, क्या होता है 1 0, यही करो बस, i डॉट आई 1 और i क्रॉस i 0, ये 1 होता है 0। लेकिन अगर हमने यहां लिख दिया i और फिर i लिख दिया, ना तो बीच में डॉट लगा है ना ही क्रॉस, अब इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ आपको बताया नहीं गया। अपनी तरफ से तो आप डॉट मान नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर तो कुछ लिखा नहीं। देखो जब अलजेब्रा की बात करते हैं तो वहां कुछ नहीं होता है तो हम वहां पर मल्टीप्लिकेशन मानते हैं। अगर जैसे x y लिखा है तो हम इसको क्या समझते हैं, x इंटू वाई, यही समझते हैं ना। लेकिन यहाँ तो दोनों ही इंटू है ना, ये भी तो प्रोडक्ट है और ये भी क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ प्रोडक्ट के दो सिंबल्स हैं, तो अगर कुछ उसने बीच में बनाया नहीं तो अपनी तरफ से हम कौन सा सिंबल मान लें, हम ना तो डॉट मान सकते हैं ना ही क्रॉस, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट हैं। अलजेब्रा में दो सिंबल्स नहीं होते हैं, अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन का एक ही सिंबल होता है, तो जब कुछ मेंशन नहीं होता तो हम उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में ले लेते हैं कि x इंटू वाई है। तो यहां पर अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। आते हैं यहां पर एक एग्जाम्पल पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगफुल। अब यहां पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि इन सभी में से कौन से मीनिंगफुल हैं और कौन से मीनिंगलेस हैं। तो आपको भी कुछ लिखना नहीं है यहाँ पर, पहले आप सिर्फ यहाँ पर देखो और बताओ। जो पहला है वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस, मीनिंगफुल है तो इसको हमने टिक कर दिया यहाँ पर। दूसरा मीनिंगफुल है, कर दिया। तीसरा मीनिंगफुल नहीं है। चौथा है कि नहीं, दो आंसर आ गए, है और नहीं है। पांचवा वाला है या नहीं है, फिर वही, दो आंसर आ गए इसमें भी। तो अगर तुमने यहां पर कंफ्यूज हो गए आकर तो इसका मतलब ऊपर तुमने समझा नहीं है, तुक्का मारा है तुमने, क्योंकि अगर तुमने समझ लिया होता तो सारे सही होते ना फिर।
क्योंकि हम कोई क्वेश्चन का यहां से कोई कॉन्सेप्ट तो बदल नहीं गया कि यहां से कॉन्सेप्ट बदल गया कि हमें आगे का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था तो आगे के गलत हो गए, ऊपर का क्लियर था तो ऊपर का हमारा सही हो गया। यहां पर आपने तुक्का लगाया, यहां पर आपने गड़बड़ कर दिया। अब आप फिर से देखो, यहां पर जो चीजें बताई गई थी इन्हीं का यूज करना था, तुम यहां पर इन्हीं का यूज करना था। और इससे पहले जैसे अभी हमने बताया था, थोड़ा सा आपको ट्रिपल प्रोडक्ट वाला जब शुरुआत किया था तो अभी हमने बताया था ना कुछ चीजें, तो वो जो भी पॉइंट्स थे उन्हीं का आपको यूज करना था। यहां पर देखो फिर से, अब इसे हम लोग करके देखते हैं। जैसे ये जो पॉइंट लिखा गया है यहां पर ए डॉट बी क्रॉस सी, तो आपको दो दो का प्रोडक्ट पढ़ाया गया ना, ए डॉट बी ए क्रॉस बी, तो आप दो को देखो, जैसे बी क्रॉस सी है तो बी क्रॉस सी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर, वेक्टर होगा ना, ये वेक्टर होगा। और ये जो ए है वो ऑलरेडी वेक्टर है पहले से, तो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और दोनों वेक्टर्स के बीच क्या लगा हुआ है, डॉट। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं ना, यानी कि इसमें कुछ भी इनवैलिड चीज नहीं आई है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल हो गया। ऐसे आप यहां देखो, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा, और ये ऑलरेडी एक क्या है, वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या लगा है, क्रॉस, यानी कि कोई भी इनवैलिड पॉइंट इसके अंदर नहीं है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये भी एक मीनिंगफुल क्वांटिटी हो गई, ठीक है, मीनिंगफुल। अब यहां देखो, यहां पर ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा, और ये भी ऑलरेडी ये क्या है, वेक्टर। दो वेक्टर लिखे हुए हैं लेकिन उनके बीच में किसी भी तरह का कोई सिंबल यूज नहीं किया गया, क्या ये मीनिंगफुल हो सकता है? मीनिंगफुल होने के लिए दोनों के बीच का कोई ना कोई सिंबल यहां पर होना चाहिए, या तो डॉट होना चाहिए था या फिर क्रॉस, यानी कि ये हो गया मीनिंगलेस। तो तुम्हारा ये कैसे सही हो गया था, तुक्का मार के? क्योंकि यहां तक तो तुम्हारा सही था, फिर आगे ही गड़बड़ हो गया था। यहां पर देखो, अब वही कॉन्सेप्ट जो हमने बताया अब वो लगाओ, तो अब बताओ क्या आंसर होगा इसका, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस? मीनिंगलेस हो जाए, क्योंकि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो स्केलर होगा, और ये क्या है, वेक्टर। एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच में लगा दिया तुमने क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर और वेक्टर के बीच में क्रॉस या डॉट का कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब ये क्या हो गया, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, ठीक है। ऐसे यहां पर देखो, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर, और ये क्या है, वेक्टर, वेक्टर और स्केलर के बीच डॉट प्रोडक्ट, तो एक स्केलर एक वेक्टर के बीच ना तो डॉट का कोई मतलब है और ना ही क्रॉस का कोई मतलब है, इसका मतलब क्या होगा, ये अगेन मीनिंगलेस। इसका कोई मतलब नहीं है। तो समझ गए ना कि मीनिंगफुल होने का मतलब कि ये वैलिड है, मतलब ये चीजें सही हैं, इनका कोई मतलब है, कोई मोल है। लेकिन जितना ये मीनिंगलेस लिखा गया, ऐसे अगर कहीं पर कोई चीज लिखी हुई मिल गई तो उसका कोई मोल नहीं, कोई मतलब यहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो नोट कर लेंगे यहां पर। ये जो नीचे मैंने बनाया ना, इसको जरूर बना लेना, क्योंकि यही भूलोगे बाद में ये देखोगे तो यही लगेगा कि ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस है, लेकिन क्यों, और क्यों ही तुम भूल जाते हो। तो इसलिए ये जो नीचे यहाँ पर मैंने बनाया, ये जरूर याद रखना है आपको, बना लेना है यहाँ पर। हो गया? अब जरा यहाँ पर देखो, तीन तो ये हो गए मीनिंगलेस, तो इनको हम छोड़ देते हैं, इनका तो कोई मतलब है नहीं। जो तो ये मीनिंगफुल हैं, इनको जरा हम एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। ये जो पहला वाला है यहाँ पर मीनिंगफुल एग्जाम्पल, तो इसमें अगर हम आपसे पूछें कि इसका जब हम पूरा प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी या स्केलर? स्केलर आएगा ना, क्योंकि ये इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो वेक्टर आएगा, फिर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ निकालेंगे तो स्केलर, मतलब ये क्वांटिटी अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगी स्केलर, ठीक है। ऐसे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, वेक्टर, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, और वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगेन वेक्टर, यानी कि ये पूरा कंप्लीट सॉल्व होने के बाद आएगा वेक्टर। ये कितने वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, ये कितने वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, तीन का है ना। चलिए आज से सीखते हैं हम लोग
नंबर टेबल, वही सब पढ़ा है, 1 2 3 4, 3 दिख रहे हैं ना तुमको? हाँ तो 3 बोलना था। यहाँ पर ये 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट है तो हम इसको बोल सकते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये भी 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, इसको भी हम बोल सकते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू स्केलर आई, इसलिए इसको नाम दे दिया गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये आया यहां पर 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट, लेकिन ये क्वांटिटी कैसी आई? वेक्टर, तो इसको नाम दे दिया गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नोट कर लिया आपने? अब हम लोग यहाँ पर ये दोनों चीज देख रहे हैं, तो यही दो चीजें ट्रिपल प्रोडक्ट में होती हैं। एक होता है ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। मैथमेटिक्स की बुक में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह काफी कुछ होता है, क्वेश्चंस भी होते हैं अलग अलग तरह के, हमें वो सब डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ उतना करना है जितना हमारे मतलब का है, जहां से हमें चीजें इजीली पूछी जा सकती हैं या वैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया था कि अगर इसे सॉल्व करना हो या इसे सॉल्व करना हो तो आप स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम एक ही साथ में सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। A डॉट B क्रॉस C को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखो कि क्या लिखा गया है, A डॉट B क्रॉस C, इसको हमने ट्रिपल प्रोडक्ट कहा। ठीक है, तो इसका एक इक्विवेलेंट, यहाँ पर 3 लाइनें ड्रॉ की गई हैं, मतलब ये चीज इसके इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट बनाया गया ऐसे कि अगर हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएं और उसमें हम ऐसे लिख दें A, B और C, ठीक है, तो इसे क्या समझा जाएगा? इसे समझा जाएगा A डॉट B क्रॉस C। तो ये कोई यहाँ पर जो बनाया गया है, ये कोई आपको प्रोडक्ट नहीं बताया जा रहा है, लिखकर कुछ नहीं बताया जा रहा है, ये आप ऐसे समझ लो इस चीज का सिंबल है ये। जैसे कुछ लोग यहाँ पर बाद में आते कहते हैं इसके बीच में तो कोई निशान ही नहीं लगाया गया, तो आप ऐसे सोचो कि अगर हम ऐसे लिख दें ABC तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। अगर हम यहां पर ऐसे बना दें तो ये माना जाएगा एक सिंबल, किस चीज का? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ठीक है, समझ गए ना? जैसे अगर हम यहां पर ऐसे बना दें, ये इंग्लिश का कौन सा लेटर है? कुछ लोग ये भी दिमाग लगा रहे हैं, ये कौन सा लेटर? 26 ही होते हैं, किसी कोई लेटर आपको दिखता है ऐसा? नहीं नहीं, बताओ तुम कौन सा दिखता है लेटर? क्या दिखता है? इंग्लिश अल्फाबेट में ABCDE 5, तो ये कोई सिंबल नहीं है ना, लेकिन अगर हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो अब ये सिंबल बन गया। तो ऐसे आप समझ लो कि जब हमने यहां पर खाली ABC लिखा था तो उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अगर हमने यहां पर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा। तो इसमें वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना है कि यहाँ डॉट नहीं, क्रॉस नहीं, इस चीज का मतलब ये है बस। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस चीज को सॉल्व करने का तरीका क्या है? बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था, बस अंतर क्या है वो हमें देखना है, डिफरेंस यहां पर क्या है। तो जैसे यहां पर ये 3 वेक्टर्स ऐसे लिखे गए, अब हमें यहां पर सॉल्व करना है A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी। ठीक है, तो A डॉट B क्रॉस C जो यहां पर है वो क्या होगा? देखो जरा, जैसे हम डिटरमिनेंट में बनाते हैं वैसे यहां पर आपको काम करना है। इस तरीके से हमने बनाया था वैसे यहां पर बना लिया। फिर उस पर क्या लिखते थे सबसे पहले? I, J और K। यहां वो नहीं लिखना है आपको, यहां पर आपने सबसे पहला वेक्टर लिखा है A, तो उसके जो मल्टीपल्स हैं वो ऊपर लिखने हैं। I, J और K ना लिखकर हम लिखेंगे A1, A2 और A3। तो हम यहां लिखेंगे A1, A2 और यहां लिख दिया हमने A3। ठीक, फिर सेकंड लाइन में जहां पर हम I, J और K लिखते थे वहां तो ये वाला हो गया, बाकी सब वैसे रहेगा।
फिर हम क्या लिखते थे, बी क्रॉस सी लिखना है तो हम पहले बी लिखते थे फिर सी, तो यहां पर हम लिख देंगे B1 B2 एंड B3 और फिर लिख देंगे C1 C2 एंड C3। फिर इसे सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करने के लिए हम यहां पर बनाते हैं इक्वल। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम इक्वल यहां पर ब्रैकेट बनाएंगे और फिर लिखते थे आई कैप, लेकिन यहां आई की जगह क्या है A1, तो यहां आप लिखोगे A1, फिर माइनस, फिर लिखते थे हम लोग J, लेकिन J की जगह क्या है A2, तो A2 लिखा हमने और फिर प्लस का साइन, ब्रैकेट बनाया और बाहर क्या लिख दिया A3। मतलब सीधा है कि सब कुछ वैसा ही है, सिमिलर, बस आपको करना क्या है, जहां पर हम I, J और K लिखते थे वहां पर हम पहले वेक्टर का मल्टीपल लिख देंगे, ठीक है, A1 A2 A3 या जो भी है, और देन सॉल्व करने का तरीका भी वही रहेगा, ब्रैकेट बनाया, बाहर लिखा I की जगह पर A1, J की जगह पर A2 और वहां पर A3, ठीक है, साइन वैसे ही प्लस माइनस प्लस, यानी कि सब कुछ वैसे चलेगा, बस जहां I, J और K था वहां पर आ गया A1 A2 और A3। तो फिर सॉल्व करने का मेथड भी वही रहेगा। मतलब अगर हमें A1 का मल्टीपल लिखना है तो जरा बताओ क्या लिखेंगे, B2 C3, या अगर हमें A1 लिखना है तो इसको क्लोज करेंगे ना, तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो B2 C3, तो हमने यहां पर लिखा B2 C3, फिर माइनस C2 B3 हो जाएगा, ठीक है, C2 B3, ऐसे बाकी वाले लिख डालो, लिख डालो जल्दी से। तो वेक्टर में अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा वहां पर, ठीक है, लेकिन आपको बताया क्यों गया, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं ना क्रॉस और डॉट, तो यही चीज अगर आपको नहीं बताई जाएगी तो आप पहले बी क्रॉस सी सॉल्व करते और देन उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते एक के साथ, तभी वही आंसर आता। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व ही कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही वो आंसर आ जा रहा है, हमें अगले स्टेप पे जाना ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए आपको ये पॉइंट बता दिया गया। नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है उनको देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने आपको और बताया था कि अगर A डॉट बी क्रॉस सी उसने दे दिया 10 और उसने पूछ लिया B डॉट सी क्रॉस A की वैल्यू क्या होगी, तो आप वो वैल्यू कैसे बताएंगे, उसका आंसर वो आपको बताना है, यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, जो भी यहाँ बता रहे हैं कुछ रटना नहीं है, बस जस्ट आपको एक बार देख लेना है कि करना हमें कैसे है। देखो यहाँ पर पहले ये सेंटेंस पढ़ लो, पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस, जैसे जब हम ये लिखते हैं तो इसमें डॉट भी आता है क्रॉस भी आता है ना, तो डॉट और क्रॉस की पोजीशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, जहां डॉट है वहां क्रॉस लगा दो और जहां क्रॉस है वहां पर डॉट लगा दो। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इंटरचेंज प्रोवाइडेड वी मेंटेन साइक्लिक ऑर्डर ऑफ एबीसी, मतलब जो आपको एबीसी दिया गया है उसका साइक्लिक ऑर्डर आप मेंटेन रखो, बाकी आप कुछ भी कर लो, जहां डॉट है वहां क्रॉस कर दो, जहां क्रॉस है वहां डॉट कर दो। अब इस चीज को समझना है, इस सेंटेंस को, तो कैसे समझेंगे देखते हैं। आप देखो यहां पर कि ये जितना कुछ लिखा है कि ये वैल्यू ये सारी चीजें बराबर हैं, लेकिन इसे हमें रटने की जरूरत नहीं। आप यहां पर इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक यहां पर हमने सर्कल बना लिया और सर्कल के ऊपर जैसे हम आई जे और के में लिखते थे वैसे ही यहां पर भी हमने लिख दिया ए, यहां लिख दिया हमने बी और यहां पर हमने लिख दिया सी। और ये एबीसी आपको जो दिया जाएगा उसके हिसाब से लिखना है। जैसे उसने हमें एबीसी पहले नंबर पर दे रखा है तो हमने एबीसी, अभी एग्जांपल में भी हम समझा देंगे, एबीसी हमने लिख दिया, तो ये हमारा साइक्लिक ऑर्डर बन गया कि ए के बाद क्या आना चाहिए बी, और बी के बाद आना चाहिए सी, और सी के बाद वापस ए। अब आप यहां पर देखो एबीसी लिखा हुआ है, फिर यहां लिखा हुआ है बीसीए और यहां लिखा है सीएबी। अगर बीसीए है तो भी तो सही है, बी से स्टार्ट कर दिया हमने, बी के बाद सी और सी के बाद ए। अगर हम सी से स्टार्ट कर रहे हैं तो सी के बाद ए और ए के बाद बी, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, सब सीक्वेंस में है, कहीं से भी स्टार्ट करो। अगर बी सी ए लिखा है तो बी के बाद सी और ए ही आ रहा है, अगर सी लिखा है आपने तो सी के बाद ए और बी आ रहा है, सी के बाद ए और बी लिखा गया। तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं ये भी आपको बताया गया कि ये अगर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए, इसको लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी, लिख सकते हैं ना। अब उसने कहा कि अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है तो आप डॉट क्रॉस इंटरचेंज कर दो,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो यहाँ क्या किया गया, जहां डॉट था वहां हमने उठा के लगा दिया क्रॉस, तो क्या बन गया ए क्रॉस बी, और जहां क्रॉस था वहां लगा दिया हमने डॉट, मतलब ये इधर कर दिया ये इधर कर दिया, तो जो क्रॉस होगा वो आपस में ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी डॉट सी हो गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो डॉट इधर शिफ्ट कर दिया क्रॉस इधर, तो क्या बन गया बी क्रॉस सी डॉट ए। यहाँ पर हमने डॉट इधर शिफ्ट किया और क्रॉस इधर सी क्रॉस ए डॉट बी। ठीक है, ये जो लिखा गया है ये भी बराबर ही है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब ये जो 9 आपको अलग अलग टर्म्स लिखकर ऐसे दिखाए गए हैं, ये सारी क्वांटिटीज आपस में बराबर हैं, मतलब ये चीज ये सब बराबर। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी भी वैल्यू 10 होगी, इसकी भी वैल्यू 10 होगी, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। समझ गए ना? क्योंकि आप देख लो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसी चीज को तो ऐसे लिखा गया, यानी कि ये सब आपस में क्या है, एक ही चीज लिखें। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हमें रटना पड़ेगा? तो बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। अब आपको इस पर क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, देखो यहां पर, ये तो वहां पर लिखा ही है। एग्जाम्पल देखो, जैसे a डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू अगर 10 है तो उसने पहले पूछा है c क्रॉस a डॉट बी क्या होगा और a क्रॉस c डॉट बी क्या होगा। अब ध्यान दो यहां पर कि आपको यहां पर पूछा गया है a पॉइंट में कि c क्रॉस a डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया, और दूसरे नंबर पर आपसे पूछा गया है a क्रॉस c डॉट बी, ठीक है, डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ऐसे लिख दिया गया। अब आप यहां पर करेंगे क्या, आप पहले इसको देखेंगे, मतलब वो जो एबीसी है वो अपने हिसाब से नहीं लिख लेना है आपको कि हमने अपने हिसाब से एबीसी लिख दिया, उसने दिया है आपको ए फिर बी फिर सी, तो आप एबीसी, अगर उसने बी पहले दे दिया होता और ए बाद में दिया होता तो हम लिखते बी ए सी। तो आप इसको देखकर एक सर्कल यहां पर ड्रॉ करेंगे, तो उसमें ए लिखा हुआ है, उसके बाद बी लिखा हुआ है और उसके बाद देन सी लिखा हुआ है। ठीक, अब आप इसे देखो, क्या इसमें साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है? मेंटेन है या नहीं? है ना? सी के बाद ए और ए के बाद बी आना चाहिए, आप यहां से चेक कर लो, सी के बाद ए और ए के बाद साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो वैल्यू थी वही रहेगी। तो यहां 10 था तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और यहां रीजन लिख देते हैं एज साइक्लिक ऑर्डर इज मेंटेन्ड, एज साइक्लिक ऑर्डर इज मेंटेन्ड। तो यहां पर वही वैल्यू हो गई, लेकिन यहां क्या मेंटेन है? नहीं है ना, ए के बाद सी आ गया, जबकि ए के बाद क्या आना चाहिए, बी। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो उसमें लिखा तो नहीं गया है, लेकिन आप यहां पर इस चीज को याद रखेंगे कि अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है तो आंसर अगर 10 आया, तो अगर वो मेंटेन नहीं किया गया है तो बस साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो यहां लिख देंगे एज साइक्लिक ऑर्डर इज नॉट मेंटेन। साइक्लिक ऑर्डर इज नॉट मेंटेन। मेंटेन है या नहीं, अगर मेंटेन है तो वैल्यू एज इट इज रहेगी, और अगर नहीं मेंटेन है तो साइन चेंज हो जाएगा, बस प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ठीक है, और चेक कैसे करना है, जो आपको दिया जाएगा वैसा ही ऑर्डर आपको बनाना है, अगर उससे वो मैच कर रहा है तो उसकी वैल्यू प्लस में ही रहेगी, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो इफ एटलीस्ट 2 वेक्टर्स आर सेम। यहां पर क्या कहा गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, अगर एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 वेक्टर अगर सेम है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा भी गया है, ए डॉट ए क्रॉस बी, अगर इसकी वैल्यू देखना है तो हमने देखा यहाँ पर कि 2 वेक्टर्स कैसे हैं, सेम, तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो 100% जीरो होगा। अगर यहां पर देखा जाए तो इसमें तो तीनों बराबर है, ए डॉट ए क्रॉस है तो वो तो हमें वैसे ही पता है कि 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये भी जीरो होगा। तो उसने कहा कम से कम 2, अगर 2 यहां पर सेम है तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहां तो तीनों ही सेम है। तो ये कैसे हो जाता है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। जैसे अगर आप देखो यहां पर, तो ये जो ए क्रॉस बी है, ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी का ए के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो। ये आपको एक जगह पर हमने ये वाला केस बताया था ना, वहां पर ये सारी चीजें बता रखी थी।
ये ए और ये बी था, ये माइनस ए था, और ये क्या था, माइनस बी, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहां पर ए क्रॉस बी। फिर आपको बताया गया था ना कि ये इसके साथ सभी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 मिलेगा। तो वहां से भी हमें पता है, और यहां पर प्रॉपर्टी से भी पता है कि ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो कोई भी उसमें से सेम हो गए तो उसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड या फिर पैरेललोपाइप। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी कहा जाए तो ये वॉल्यूम के बराबर होगा। किसका वॉल्यूम? या तो वो क्यूब हो सकता है, या वो क्यूबाइड हो सकता है, या वो पैरेललोपाइप हो सकता है। ठीक है, अब आप याद करो कि जो ए क्रॉस बी है वो क्या था, ए क्रॉस बी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या बताया गया था, मतलब कुछ ही नहीं पढ़ते हो, एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना, ज्योमेट्रिकली वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। वो वेक्टर प्रोडक्ट था दो वेक्टर्स का, और ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम। मतलब यहां पर कहने का है कि अगर आपको कोई क्यूब दिया जाए, तो क्यूब हमें पता ना जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो उस क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि 3 डायमेंशंस होती है ना, तो तीनों डायमेंशंस को अगर 3 वेक्टर से दे दिया जाए, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, तो उन तीनों वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो क्या बन जाएगा, वो क्यूब बन जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तो क्या बनेगा, क्यूबाइड बन जाएगा। क्यूबाइड मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो। जैसे ये जो हॉल है, ये आप यहाँ पर इसको क्यूबाइड का शेप बता सकते हैं। अगर इसको सीधे से मिला दिया जाए तो इसकी ऊंचाई अलग दिख रही है, लंबाई अलग दिख रही और चौड़ाई आपको अलग दिख रही, तो क्यूबाइड शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यूब और क्यूबाइड पता, लेकिन कई लोगों को हो सकता है ये ना पता हो पैरेललोपाइप क्या होता है। तो ये तो दोनों चीजें पता है। अब पैरेललोपाइप क्या है वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं बनाकर। जैसे पैरेललोग्राम होता है वैसे हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। अगर तुम्हें बनाना है तो देख लो, वैसे बना लेना। अभी पैरेललोग्राम हमने बना लिया, फिर एक दूसरा पैरेललोग्राम यहीं पर बना दो। ऐसे ऐसे एक दूसरा पैरेललोग्राम बना दिया, और फिर ये जो कॉर्नर्स हैं इनको आप मिला दो ऐसे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर बन रहा है इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर मान ले इस पे रखा है, तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे कोई क्यूब या क्यूबाइड हो, तो उसको हमने एक तरफ से पुश कर दिया ऐसे, तो वो तिरछा ऐसे हो गया। तो इस टाइप का जब शेप आ गया जिसमें ये पैरेललोग्राम टाइप से आपको दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोपाइप बोल देंगे। तो बनाना चाहे तो बना ले, अगर आपको पता नहीं है तो। ए बी सी तीनों हाँ सेम हो। वेक्टर में डायरेक्शन भी तो आ जाएगी ना। तो सिर्फ हमने अभी क्या बोला था कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे दो वेक्टर्स हैं, मान लिया हमने लिखा है यहाँ पर 2i कैप एंड 2j कैप, तो क्या हम इनको इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है, दोनों ही 2 हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों अलग अलग हैं। डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों को आप इक्वल नहीं लिख सकते। वैसे यहाँ पर ए बी सी के तीनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, लेकिन उसमें जो आई जे और के लिखा होगा वो ऐसे लिखा होगा कि तीनों के डायरेक्शन मतलब दोनों के बीच का एंगल भी 90 आएगा, लेकिन वो डायरेक्शन वाइज तीनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन में नहीं हो सकते। एक डायरेक्शन में होगा तब तो वॉल्यूम 0 ही हो जाएगा ना। तो ये पैरेललोपाइप यहाँ पर है, और इसी में 3 वेक्टर जैसे हम दिखा दें तो न्यूमेरिकली, यहाँ देखो क्या लिखा है, न्यूमेरिकली इक्वल, क्योंकि वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं, तो उसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चूज करना है। मतलब यहाँ पर है कि जैसे ये यहाँ पर है तो इसमें 3 डायमेंशन हमने ले लिया। जैसे एक यहाँ पर एक वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर दिया, मान लिया एक वेक्टर ये ए हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, ये बी हो गया, और तीसरा वेक्टर ये हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। तो अगर इसकी 3 साइड को 3 वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है और इसका वॉल्यूम आपसे निकालने को कहा गया, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या तरीका है, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वही इसका वॉल्यूम हो जाएगा।
ठीक है, नोट कर लिया ना आपने। अच्छा, जैसे ये पैरेलल पाइप हमने बनाया, मान लीजिए हमने कागज का बना दिया होता और फिर तुमसे कहे थे इस पे आके बैठ जाओ, तो क्या होता? हट जाता, फ्लैट हो जाता, ठीक है, तुमको देखकर तो नहीं, तुम्हारे बैठने से फ्लैट हो जाता हूं। तो यहां पर जो है ये एकदम यहां पर क्या हो जाता है? फ्लैट होता। फ्लैट होने का मतलब क्या हुआ कि वो एक ही प्लेन में आ गया, यही तो उसका मतलब होगा ना। मतलब ये ए और बी तो पहले से ही फ्लोर पर थे और जब आप इसके ऊपर बैठ गए तो सी भी उसी फ्लोर में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों कैसे हो गए? एक प्लेन में हो गए ना। और अगर तीनों एक प्लेन में हो गए तो इसका मतलब हम उन वेक्टर्स को क्या कहते हैं जो सभी एक प्लेन में होते हैं? कोप्लेनर। यानी कि ये एबीसी हो गए कोप्लेनर और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जब वो पूरा फ्लैट हो जाएगा तो वॉल्यूम तो बचेगा नहीं, वॉल्यूम हो जाएगा जीरो। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि ये तीन वेक्टर्स एबीसी कोप्लेनर हैं, तो आपको प्रूव करना है कि अगर ये तीनों कोप्लेनर हैं तो आप क्या करेंगे? ए डॉट बी क्रॉस सी इसका निकाल लो। अगर वो जीरो आ गया तो समझ जाओ कि वो तीनों क्या होंगे? कोप्लेनर। क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम को, और अगर वॉल्यूम जीरो है तो वॉल्यूम जीरो तभी होगा जबकि वो तीनों एक प्लेन में होंगे। तो अगर हमने तीनों का वॉल्यूम निकाला यानी कि डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला और वो जीरो आ गया तो इसका मतलब हो गया वो तीनों कोप्लेनर। A dot B cross C is equal to volume is equal to 0, then A, B and C will be coplanar, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट में होता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे मतलब का इतना है जहां से लगता है कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके यहाँ दिया भी गया था, तो वॉल्यूम वगैरह का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर बता दी गई, ठीक है। तो इनसे आप इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या जो ये पीछे अभी आपको ये सब बताया गया, ठीक। अब आगे हम लोग करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें ना तो कोई प्रॉपर्टी देखनी है, हमारे मतलब का है नहीं कुछ। बस हमने आपको ये बताया था कि ये चीज अगर आपको दी जाएगी और तीन वेक्टर ए, बी और सी दे दिए गए आई, जे और के फॉर्म में, तो आपको इस चीज को सॉल्व करना है। तो आप बिना इस सब चीज को जाने भी आप सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होगा? पहले बी क्रॉस सी सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट से, और फिर देन जो भी आएगा उसको ए के साथ फिर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। लेकिन इसका एक और भी तरीका रहता है मैथमेटिक्स में जो बताया जाता है, वो यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है कि आप बिना डिटरमिनेंट बनाए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट इजी होता है कि क्रॉस? डॉट सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। तो यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट की तुलना, मतलब डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। कैसे? आप देखो यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा गया है, आपको करना क्या है, हम एक यहाँ पर नीचे करके दिखाते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आपको ये चीज कैसे याद रखनी है? आप देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाओ आप, और जो एकदम बीच में है सेंटर पे, ठीक है, उसे हमें यहाँ पर पहले लिखना है। तो बी लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर बाहर क्या लिखेंगे? बी। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस साइन लगाएंगे और फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे। अब बी के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या था? जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ब्रैकेट के बाहर लाना है आपको, ठीक है। इतना काम सभी लोग कर लेंगे ना? इतना याद रहेगा ना कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? एक ब्रैकेट बनाना है और जो सेंटर में लिखा हुआ है उसको पहले लिख देना है, और बाद में फिर माइनस साइन लगाकर एक ब्रैकेट बनाना है, और जो दूसरा बचा हुआ वेक्टर है ब्रैकेट के अंदर उसको बाहर कर देना है। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो था उसको बाहर कर दिया। अब आप यहां पर सोचो कि आपने बी लिखा और आपके पास तीन सिंबल्स हैं ए, बी और सी, तो बचे कौन से? ए और सी बचा, उसका डॉट प्रोडक्ट लिख दो। अब चाहे ए डॉट सी लिखो चाहे सी डॉट ए, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो तो होता है कॉम्यूटेटिव, चाहे ए डॉट सी लिख दो चाहे आप सी डॉट ए लिख दो। फिर यहां पर आपने बाहर क्या लिखा? क्या बचा? उसका डॉट प्रोडक्ट लिख दो, ए डॉट बी। जो लिखा हुआ है उसके अलावा जो बच रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट, यही ऊपर लिखा हुआ है। आप देखो यहाँ पर ये बी यहाँ पर है सेंटर में, हमने बी को पहले लिखा और सी को बाद में लिखा, ब्रैकेट बनाया, यहाँ पर क्या बचा? ए और सी, उसका डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या बचा? ए और बी, उसका डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ये लिख दिया गया। जैसे ऐसे लिखा हमने, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे क्या करेंगे? वही काम सेम करना है आपको। आप देखो यहाँ पर सेंटर में जो है उसको हमने पहले लिखा, ब्रैकेट बनाया, ठीक है, और जो सेंटर में था उसको लिख दिया माइनस साइन, फिर हमने दूसरा ब्रैकेट बनाया, और जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसी को ब्रैकेट के बाहर ले जाना है। तो
जैसे इसमें बी तो पहले लिखेंगे और फिर हमें सी नहीं लिखना है क्योंकि सी ब्रैकेट के बाहर है, कौन सा अंदर है, ए, तो हमने बाहर क्या लिखा, ए। अब आप देखो क्या किया गया यहां पर, बी था, ए और सी बचा, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट, ए लिखा, बी और सी बचा, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट। ये सॉल्व करना बहुत आसान होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखा, यहां पर डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का सॉल्व किया, इसको लिखा, फिर बी से और यहां सी से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी ऐसे भी आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो भी वही सेम आंसर आएगा और अगर 2 बार डिटर्मिनेंट बनाकर सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो बस इतना ही इसमें हमें जानना है, बाकी इसमें भी बहुत कुछ होता है लेकिन वो सब हमारे मतलब का है नहीं। बहुत ज्यादा से ज्यादा इतना पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि हमें 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया और वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट आपको बता दिया गया। अब देखते हैं यहां पर इन चीजों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्शन वाले उसमें इसका रोल आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं ये जो पॉइंट्स दोनों यहाँ पर दिखाए गए। पहले हम इस वाले डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा पहले भी एक जगह पर डिस्कस किया था जब हम लोग मोशन इन 1D पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिला था ना कि एक पर्सन ऐसे जाता है नॉर्थ में, फिर वो ईस्ट में टर्न करता है, फिर साउथ में। लेकिन वहीं पर हमने आपको बताया था कि अगर सीधी सीधी डायरेक्शंस हैं तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम डायग्राम बनाकर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कहीं उसने उसमें डायरेक्शंस कुछ अलग लगा दी कि इतने डिग्री इतने, यहाँ पर जैसे उसने कह दिया नॉर्थ ईस्ट में गया या 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट जा रहा है, तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तब आप कैसे करेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस को, तो वो भी हमें यहाँ पर करने हैं। और उसके लिए हम थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लें, इन डायरेक्शंस को। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे ये यहाँ पर आई कैप है मान लिया और ये यहाँ पर डायरेक्शन है जे कैप की, तो अगर हम इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देखें, जैसे ये यूनिट वेक्टर किधर है, जैसे इसको हम ईस्ट लेते हैं ना, बताया भी था आपको, इसे ईस्ट लेते हैं, ये नॉर्थ होता है, ईस्ट के अपोजिट हो जाएगा वेस्ट और नॉर्थ के अपोजिट हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो ये वेक्टर आई कैप अगर हम मान लें ईस्ट डायरेक्शन में, तो इधर हम जे कैप ले लेंगे। तो इस डायरेक्शन को जो ये बीच में होगा 45 डिग्री पर, इस डायरेक्शन को, ये चूंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यहां पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर ये आई है ये जे है तो ये क्या होगा, आई प्लस जे नहीं होगा, आई प्लस जे बाई रूट 2 होगा। आई प्लस जे अगर आप देखो तो आई प्लस जे क्या यूनिट वेक्टर होगा, आप बताओ, ये आई प्लस जे ये यूनिट वेक्टर है या नहीं? ये कैसा क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारे यहाँ कहाँ था? आई प्लस जे यूनिट वेक्टर है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आई प्लस जे यूनिट वेक्टर, क्यों नहीं, बताओ? कितने लोग बता सकते हैं आई प्लस जे यूनिट वेक्टर नहीं? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन बता सकता है कि आई प्लस जे यूनिट वेक्टर नहीं है, तो क्यों नहीं? अरे कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, तुम यूनिट वेक्टर नहीं है ना? और कोई बताओ बताओ, यूनिट वेक्टर है कि नहीं? क्यों नहीं? मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 होगा ना। मैग्नीट्यूड ही तो देखना था तुम्हें, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमें क्या पता है? बोलना सीखो, तुमसे कहा था कि बोलने का मतलब होता है कि हम अपना दिमाग साथ में लेकर आए हैं घर से, ठीक है, और उसको चला भी रहे हैं साथ में। यहां पर आई प्लस जे यूनिट वेक्टर नहीं होगा, इसमें कौन सा बड़ा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड ही तो देखना था कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड इन दोनों का निकालना है आई प्लस जे का, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आएगा, √2। तो अगर वो यूनिट वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है मैग्नीट्यूड √2, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं।
तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आई प्लस जे यूनिट वेक्टर नहीं होगा। अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो हम यहां पर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। अब 1 हो जाएगा ना, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर लेना है तो वो आई प्लस जे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आई प्लस जे बाई √2 होगा। ये यूनिट वेक्टर होगा, यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर वे में और डायरेक्शंस जो है उसमें भी यही हो जाएगा। जैसे अगर यहां पर देखें तो जे है तो ये हो जाएगा -i। तो अगर हम इस बीच वाली डायरेक्शन, ये भी 45 डिग्री, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, उसको नॉर्थ ईस्ट, तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो इस डायरेक्शन का अगर हम यूनिट वेक्टर देखेंगे तो इन दोनों का सम करो, -i प्लस जे और डिवाइडेड बाय, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका भी √2 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा। तो यहां पर भी +1 और ये भी 1, अगेन √2। तो इधर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में -i प्लस जे अपान √2। तो जल्दी से बताओ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी अगर ये एंगल होगा 40, -i माइनस जे अपान √2, ठीक है, -i माइनस जे अपान √2, क्योंकि इधर -i और ये हो जाएगा -j, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई √2 कर देंगे। और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट, i माइनस जे अपान, बस ये यूनिट वेक्टर हो गया। याद हो गया ना आपको। तो वही चीज यहां पर लिखी गई इस वाले में। अगर आप यहां पर देखें तो इस वाले में ये जो खिचड़ी पकाई गई है तो इसमें यही लिखा गया है। आप देखो यहां पर नॉर्थ, ये ईस्ट है, साउथ है और ये वेस्ट है। ये डायरेक्शन अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट और ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट। तो यहां पर अगर ईस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया गया है i कैप, तो यहां लिया गया है j कैप, यहां लिया गया है -i कैप, यहां पर लिया गया है -j कैप, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है i प्लस जे बाई √2 नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई √2 कर देना है। यहां पर j है, यहां -i, तो देखो क्या लिखा गया, -i प्लस जे अपान √2। यहां पर देखो क्या है, -j और -i, देखो क्या लिखा गया, -i माइनस जे अपान √2। इस डायरेक्शन में i प्लस में हो गया, ये हो गया माइनस में, i माइनस जे अपान √2, यूनिट वेक्टर अलोंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखते हैं, अगर इस तरह से कभी भी आपको दिया जाए तो उसे कैसे रीड करना है। जैसे ये तो 45 वाला हो गया था, तो 45 पर तो नाम फिक्स कर दिया गया कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, एकदम 45 डिग्री पर, मतलब बीचों बीच में हो गया, तो उसको हमने नॉर्थ ईस्ट बोल दिया। इधर नॉर्थ वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट और इधर साउथ ईस्ट। लेकिन अगर 45 डिग्री नहीं है, कुछ और है, तो हमें उसे कैसे रीड करना है वो देखना है। आप देखो यहां पर ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है ना, हम कैसे जा रहे हैं, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गए हम, कितना 60 डिग्री। तो देखो यहाँ क्या लिखा, ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी, एट 60 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। लेकिन इसे एक और लैंग्वेज में भी लिखा जाता है, ये तो आसान है, इसमें कई बार दिमाग घूम जाता है, ये उल्टा लिखा जाता है। इसी चीज को अगर हम लिखेंगे ऑफ के टर्म में तो हम लिखेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो जब ऐसे लिखा जाएगा तो हम पढ़ते उल्टा है, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से नॉर्थ, ऐसे, ठीक है, समझ गए ना। तो अगर इस डायरेक्शन को हमें पढ़ना है तो हम अगर 60 डिग्री एंगल पढ़ना चाह रहे हैं तो 60 डिग्री एंगल को पढ़ने के दो तरीके हैं, एक तो सीधा सीधा 60 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, और अगर ऑफ के टर्म में पढ़ेंगे तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। लेकिन इसी को अगर हमें इधर से पढ़ना होता तो ये एंगल क्या होता, 30 डिग्री। तो अगर हम 30 डिग्री के टर्म में इसको पढ़ना चाहते, अभी तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर ना कि वो इधर से एंगल दे रहा है या इधर से एंगल दे रहा है, किधर से एंगल पूछ रहा है। तो अगर इधर से वो एंगल दे रहा है तो हम इसी को लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट टू ईस्ट, और या फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो कभी अगर कंफ्यूजन हो तो जो टू वाला होता है ये सीधा सीधा होता है, ईस्ट से नॉर्थ, तो ईस्ट टू नॉर्थ लिखते हैं, तो उसी को उल्टा कर देंगे, बीच में ऑफ लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देकर लिखना है। जैसे एक और यहाँ पर बता दिया गया कि अगर ये 30 डिग्री है
तो इसको हम लिखेंगे एट 30 डिग्री वेस्ट टू साउथ, वेस्ट से साउथ की तरफ, और या फिर इसी को हम लिख सकते हैं साउथ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्लियर हो गया ना? तो ये भी हमें यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि इनका भी रिक्वायरमेंट रहता है कुछ क्वेश्चंस में। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये अगर आप लिखना चाहें तो ये वाला भी पॉइंट लिख लो कि इस डायरेक्शन को हम 60 डिग्री के टर्म में पढ़ेंगे तो ऐसे, और 30 डिग्री के टर्म में पढ़ेंगे तो इस तरीके से। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। तो चूंकि ये कॉन्सेप्ट पहले हम रिवर बोट पढ़ाते थे तो उसके बाद करवा देते थे, लेकिन अभी रिलेटिव और रिवर बोट हमें करना नहीं, तो फिर हमने यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं पर डाल दिया, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, इसमें कोई रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ऐड नहीं होता है। यहाँ पर जस्ट वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन का सिंपल एप्लीकेशन होता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। रिलेटिव वेलोसिटी वाले या रिवर बोट वाले जो और क्वेश्चंस होते हैं उनको हटा दिया गया, तो इसलिए उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। जस्ट यहाँ पर इसे थोड़ा सा हमें समझना है, ये अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है कि अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। जैसे कहीं पर भी आप जो रिवर का फ्लो होता है, तो रिवर का फ्लो आपने देखा होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो जैसे आप ऐसे थिंक करो कि कहीं पर भी मान लिया यहाँ पर कोई बड़ा सा पार्ट या अर्थ दिखा दिया गया, तो मान लिया यहाँ से कोई भी रिवर फ्लो करना स्टार्ट करती, नदी यहाँ से निकलती है, तो जाहिर सी बात है अगर नदी यहाँ से निकलेगी तो उस जगह पर अगर ज्योग्राफिकली अगर हम देखें वहाँ की जो स्थित है, तो उसमें अगर ये चीज डाउन में जा रही, जैसे पहाड़ों पे जाओ आप तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहते हुए आपको दिखता है, तो क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है उसमें आप पानी जहाँ से निकलना स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर है और वो फ्लो तो नीचे ही करेगा ना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर इधर की साइड में ऊंचाई तो पानी से पहाड़ है तो पानी यहाँ से निकला तो अपना ऊपर जा रहा है चढ़ते हुए पहाड़ पे, हम भी चढ़ के देखते हैं, लोग आते हैं चढ़ने, तो यहाँ पर पानी ऊपर नहीं जाएगा, वो वहां से निकलेगा तो नीचे जाएगा। तो अगर कहीं से रिवर का फ्लो स्टार्ट होता है तो वो वहां की जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से वो नीचे की तरफ फ्लो करता है, यानी कि डाउन में जाएगा। कहीं पर भी जैसे आप गोमती रिवर को फ्लो करते हुए देखो तो उसकी एक फिक्स डायरेक्शन है, जैसे गोमती नदी में जाओ तो यहाँ इस साइड से इस डायरेक्शन में उसका फ्लो चलता रहता हमेशा। आज भी वैसे चल रहा है, 10 साल पहले भी वैसे ही चल रहा था, 10 साल बाद भी आओगे तब भी वैसे मिलेगा। ऐसा नहीं 10 साल बाद आया अबे ये क्या हुआ उल्टा उल्टा फ्लो चल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं हुआ। रीजन क्या है कि यहाँ की जो जियोग्राफिक कंडीशन है उसमें इधर का पार्ट ऊंचा है इधर का पार्ट नीचा है, तो उसके हिसाब से वो फ्लो चलता जा रहा है। इसका मतलब वाटर का फ्लो हम सभी लोगों को पता है कि हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो जरा कि जैसे वाटर का फ्लो इधर जा रहा है, तो अगर हम वाटर फ्लो की डायरेक्शन में जाएंगे तो हम नीचे जाएंगे या ऊपर? नीचे जाएंगे, यानी कि हम डाउन स्ट्रीम में जाएंगे। और अगर हम वाटर फ्लो ऐसे हो रहा है लेकिन हम जा रहे हैं उसके उल्टा, वाटर का फ्लो तो ऐसे हो रहा है नीचे की तरफ और हम जा रहे हैं उल्टा, तो हम कैसे जा रहे हैं? ऊपर, अप में जा रहे हैं ना। तो यहां पर क्या हो जाएगी? अप कंडीशन। यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया, अगर हम वाटर फ्लो के साथ चल रहे हैं तो हम नीचे जा रहे हैं, और वाटर फ्लो के अपोजिट जा रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अप डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डाउन स्ट्रीम कहलाएगा और उसके अपोजिट अप स्ट्रीम। अब यहां पर दूसरा पॉइंट आप देखो कि जैसे सपोज कर लिया जो ये रिवर का फ्लो है इसकी स्पीड c के बराबर है, ठीक है, रिवर फ्लो। अब आप कोई भी बोट या कैसे भी किसी भी चीज से आप इस रिवर में फ्लो कर रहे हैं और आपकी स्पीड मान लिया है v के बराबर। आप खुद तैर रहे हैं या किसी बोट के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, तो अगर आप डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो आप तेज चलेंगे ना, क्योंकि आप उसी बहाव में जा रहे हैं। तो बहाव की डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो आप तेज चलते हैं। क्यों तेज चलते हैं? क्योंकि आपकी अपनी स्पीड v है और रिवर भी आपको एक स्पीड दे रही, क्या? c। तो अगर डाउन में जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? v प्लस c हो जाएगा। लेकिन अगर आप अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो अप स्ट्रीम में जाएंगे तो आप इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी स्पीड v, सॉरी ये जो है रिवर की जो स्पीड है वो c, लेकिन आप जाने की कोशिश कर रहे हो ऊपर की तरफ और रिवर आपको नीचे की तरफ फ्लो करा रही है, लेकिन आप अपनी तरफ से आपने v इतना रखा है कि आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों धीमे जाते हैं? क्योंकि आप तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं लेकिन रिवर आपको एक वेलोसिटी दे रही नीचे, तो आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी ऊपर की तरफ वो क्या हो जाएगी? v माइनस c। हमने यहाँ जो केस बताया उसमें v ग्रेटर देन c की कंडीशन है, हम लोग यही करते हैं, c ग्रेटर देन v का केस नहीं। वो तो
पहले भी नहीं हम लोगों के लेवल में आता था, हालांकि वो भी केस होता है कि जो पर्सन है या जो बोट है उसकी स्पीड कम है और जो भी वहां पर जो उसकी स्पीड कम है और जो रिवर फ्लो है उसकी स्पीड ज्यादा है, मतलब सी की वैल्यू ज्यादा, तो वो केसेस होते हैं, लेकिन वो हम लोगों के मतलब के नहीं है। हम लोग यहाँ पर v ग्रेटर देन c की कंडीशन में जाएंगे। अगर c ग्रेटर देन v होगा तब तो हम ऊपर जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर c ग्रेटर हो गया तो हर हालत में हमें डोमिनेट करेगा जो रिवर का फ्लो है और वो हमें बहाकर ले जाएगा। हम धीमे जा सकते हैं, तेज जा सकते हैं, वो अलग है, लेकिन जाएंगे हम डाउन में ही। लेकिन अगर हमारी स्पीड ज्यादा है तो हम खुद में डोमिनेट करेंगे, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में जाएंगे तो v प्लस सी से, और अगर अपोजिट जाएंगे तो ये हमारा अपोज करेगा तो हमारी स्पीड कम कर देगा। लेकिन चूंकि हमारी स्पीड ज्यादा है तो हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ फ्लो करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। तो यही अप और डाउन स्ट्रीम का केस होता है। यही केस आपको यहां पर दिखाया गया है। इसमें आप देखो यहां पर जो ये पर्सन है जो बोट से जा रहा है उसकी अपनी स्पीड, जो पर्सन है उसकी अपनी स्पीड यहां पर है v और जो रिवर फ्लो है उसकी स्पीड c। तो देखो ये दिखाया गया है रिवर फ्लो, तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन में क्या लिखा गया है, डाउन स्ट्रीम, और रिवर फ्लो के अपोजिट क्या लिखा गया है, अप स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम यहां पर हम लोग पहले समझ चुके हैं कि रिवर फ्लो की डायरेक्शन में जाएंगे तो डाउन में और अपोजिट जाएंगे तो अप स्ट्रीम में जाएंगे। अब आप देखो ये पर्सन जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि किधर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो अभी हमने क्या समझाया था, डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हम अपनी वेलोसिटी v रख रहे हैं और रिवर भी हमें उसी वेलोसिटी में c स्पीड दे रही, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ये पर्सन किधर जा रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ, रिवर फ्लो के अपोजिट जा रहा है। तो अपोजिट जाएगा तो v माइनस c इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि रिवर अपनी वेलोसिटी इसमें से मतलब एक इसको अपोजिट वेलोसिटी दे देगी। तो ये खुद जाने की कोशिश कर रहा है इधर v से और रिवर इसको फ्लो करा रही इधर c से, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस c के बराबर, ठीक है। फ्लोटिंग बॉडी यहां पर एक लिखा गया। फ्लोटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी बॉडी, यानी कि कोई ऐसे लकड़ी का टुकड़ा है, अगर लकड़ी का टुकड़ा आप पानी में डाल दो तो वो क्या होगा, किधर जाएगा, जिधर रिवर का फ्लो हो रहा होगा। ऐसा थोड़ा जैसे पानी में डाला वो भी अपना तैरना शुरू कर दिया, उल्टा जा रहा है, तो वो तैर तो पाएगा नहीं, वो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा, उतराएगा जिसको बोलते हैं। तो फ्लोटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है कि जस्ट आपने डाल दिया, उस फ्लो चल रहा है, ठीक है। तो अब अगर हमें ये s डिस्टेंस की बात करनी है, ये s डिस्टेंस, ठीक है, तो इस s डिस्टेंस में क्या टाइम लगेगा अलग अलग तीनों को, वो आपको देखना है। डिस्टेंस सभी की s है, तो जो डाउन स्ट्रीम में जाएगा उसके लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, तो क्या हो जाएगा s अपान v प्लस सी। जो अप स्ट्रीम में जाएगा, अप स्ट्रीम में जाएगा उसकी स्पीड क्या है, v माइनस सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम के लिए s अपान v माइनस सी। और जो फ्लोटिंग बॉडी है उसकी स्पीड क्या रहेगी, c के बराबर, उसके लिए टाइम कितना रहेगा, s अपान सी। यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं या जो भी चीज हमसे पूछी जाएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं यहां पर v प्लस सी हो गया तो टाइम कम हो जाएगा ना, क्योंकि स्पीड बढ़ गई, और यहां पर स्पीड कम हो गई तो t ज्यादा हो जाएगा, मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में उतनी ही डिस्टेंस कम टाइम लगेगा, जबकि अप स्ट्रीम में उतनी ही डिस्टेंस आने में ज्यादा आपको टाइम लगेगा। बात क्लियर हो गई ना। तो इस पर भी हमने क्वेश्चन 2 डाल दिए, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। इफ a is equal to 2i plus 2j minus 3k cap, b 5i plus yj plus k cap and c is minus i plus 2j plus 2k cap are coplanar, then find value of y। y की वैल्यू आपको बतानी। तो आप देखो यहां पर उसने क्या कहा, ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो अगर कोप्लेनर हैं तो a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा, a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू 0। तो जस्ट आपको a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू 0 करनी है, सॉल्व करना है और वहां से y की वैल्यू निकालना है। As a, b and c are coplanar, so a dot b cross c is equal to 0। तो इसे सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया गया।
पहले रखेंगे a, तो 2 2 और -3, और फिर रखेंगे b 5 y और क्या है 1, और फिर है c -1 2 एंड 2। निकाला किसी ने? सॉल्व करते रहो सभी लोग। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे डिटरमिनेंट आपको वहां पर बताया गया था वैसे आपने यहाँ पर वैल्यूज रखी, सॉल्व किया, और यहाँ से y की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी 56 के बराबर।